अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। क्लास 11 फिजिक्स की डिटेल लेक्चर सीरीज चल रही है और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये हमारा है लेक्चर नंबर 2। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने हमारा वर्क डन का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा था और उसकी सारी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग की थी जो आपको चाहिए होंगी इस लेक्चर में आगे बढ़ने के लिए। हमने देखा था कि कैसे किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो हम कहते हैं वर्क इज डन। फिर हमने ये भी देखा था कि कब सारी की सारी फोर्स वर्क डन करा रही होती है, कब कुछ पार्ट वर्क डन कराता है और कुछ पार्ट वर्क डन नहीं कराता। फिर हमने देखा था कि पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है और नेगेटिव वर्क डन क्या होता है और किस तरह से पॉजिटिव वर्क डन काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है और नेगेटिव वर्क डन काइनेटिक एनर्जी घटाता है, कम करता है। और फाइनली हमने अपना लेक्चर यहां पे एंड किया था कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है विद आ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो उस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस जो कुल मिला के काम कर रही होंगी, नेट वर्क डन कर रही होंगी, वो जीरो होगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है? आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं और उनकी मदद से वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। साथ ही साथ अभी तक हमने सिर्फ ये देखा है कि जो कांस्टेंट फोर्स वर्क डन करती है ना, वो कैसे निकालते हैं, F.S से, Fs cos थीटा से। अगर फोर्स वेरिएबल होना शुरू हो जाए, सर फोर्स वेरिएबल कैसे होगी? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पे, डायरेक्शन पे। अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होना शुरू हो जाए या फोर्स का डायरेक्शन चेंज होना शुरू हो जाए तो फोर्स विल बी वेरिएबल। तो अब वेरिएबल फोर्स जो काम करती है उसका वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने आज के लेक्चर में देखना है। ठीक है मेरे बच्चे, स्टार्ट करते हैं। अपने पास सबसे पहले हेडिंग लगा लो, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ्स। पहले हम ग्राफ पढ़ेंगे, फिर उसी से वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को कनेक्ट करते हुए आगे चलेंगे और अच्छे अच्छे सवालात भी करेंगे। ठीक है, मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक नन्ना मुन्ना सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे। ठीक है, चलो। अच्छा मेरे बच्चा, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, ये कोई क्वेश्चन नहीं है मतलब आज का, ये वैसे एक सवाल है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाईजान आपके पास एक फोर्स है 5 न्यूटन की, ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, किसी बॉडी के ऊपर लग रही है और इसके लगने के नतीजे में होता क्या है कि बॉडी x = 0 मीटर से मूव करके चली जाती है x = 5 मीटर पे। ठीक है, यानी कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है और बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 मीटर। कैसे पता चला? x = 0 से बॉडी कहां पे आ गई, x = 5 पे आ गई। अब आपसे बोला जा रहा है फाइंड द वर्क डन। आप बोलोगे सर ये तो मुश्किल ही कुछ नहीं है, वर्क डन निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, W = F.S। ओपन करेंगे तो Fs cos थीटा, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी बॉडी उसी डायरेक्शन में जा रही है तो थीटा 0 डिग्री हो गया और cos 0 डिग्री कितना होता है, 1। तो F कितना आ गया बच्चे, 5, क्योंकि 5 न्यूटन की फोर्स है और डिस्टेंस कितना कवर किया बॉडी ने, 5। तो कुल मिला के बॉडी ने वर्क डन कितना किया, बॉडी पर वर्क डन कितना हुआ, 25 जूल्स। पॉइंट समझ आ गया? यानी कि ये फोर्स जो बॉडी पे लग रही थी इसने काम कितना किया, 25 जूल का काम किया और बॉडी को x = 0 से उठा के कहां ले गए, x = 5 पर। समझ आती है बात की? अब अगर इसी इंफॉर्मेशन को मैं एक ग्राफ की मदद से शो करूं तो क्या ख्याल है? देखो, अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं बच्चे और इस ग्राफ के अंदर मैं y एक्सिस के ऊपर फोर्स लेता हूं और x एक्सिस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट लेता हूं। मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट को s से शो करते हैं, d से शो करते हैं, डेल्टा r से शो करते हैं। जब आप किताब पढ़ोगे तो उन्होंने डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में x से शो किया हुआ है। वजह बड़ी सिंपल है, अगर डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस के अलोंग हो रही होगी तो x से शो कर देंगे भाई, सिंपल। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। डिस्प्लेसमेंट नॉर्मली हमारे मैकेनिक्स के अंदर हम जितनी भी कहानियां पढ़ेंगे ना, उसमें गाड़ी या तो आगे जाएगी या पीछे आएगी। ये कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस। इसलिए डिस्प्लेसमेंट के लिए यहां पे क्या यूज करते हैं, उम्मीद तौर पे एक्स यूज करते हैं। आप डी भी यूज करोगे तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, अब इस कहानी को जो मैंने ऊपर आपको बताया है इसको ग्राफ में बता रहा हूं। ठीक है,
अब देखो ये मान लो हमारे पास x इक्वल 0 है, ये x इक्वल 1, फिर x इक्वल्स 2, फिर x इक्वल्स 3, फिर x इक्वल्स 4, फिर x इक्वल्स 5। ठीक है मेरा बच्चा। और आपके पास जो फोर्स लग रही है, आपके पास जो फोर्स लग रही है, ये फोर्स लग रही है आपके पास, ठीक है, ये फोर्स लग रही है, और फोर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 5 न्यूटन। अब आप नोट करो, ये मैंने एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाया है। ये ग्राफ आपको क्या बात बता रहा है, चेक करो जरा। ये ग्राफ बता रहा है जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर था, यानी कि बॉडी x इक्वल 0 थी, तब भी फोर्स कितनी थी 5 न्यूटन। जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो गया तब भी फोर्स कितनी है 5 न्यूटन। जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट मजीद 1 मीटर हो गया, यानी कि बॉडी x इक्वल 2 पे आ गई, अब भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितनी है 5। यानी कि जहां से फोर्स लगना शुरू हुई, स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक, कंटिन्यूसली बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही थी वो क्या लग रही थी 5 न्यूटन। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये है ग्राफ जिसके अंदर बॉडी पे लगने वाला फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है, जो हम कहते हैं ना वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स का जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है वो ऐसा बनता है, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अपने पास नोट कर लेना कि आपके पास जो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स का ग्राफ होगा, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स का जो ग्राफ होगा ना, जिसके अंदर आपके पास इसका जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा मेरा बेटा, वो बनेगा स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन कैसी होगी, ये स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मैं फिर समझा देता हूं कि देखो भैया कैसे पता चल रहा है कि ये कांस्टेंट फोर्स का है। भाई पहले तो ये समझ लो कि कांस्टेंट फोर्स होती क्या है। देखो मेरे बच्चे, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, सब समझते हुए चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। देखो हमें ये बात पता है भाईजान कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर डिपेंड करता है दो चीजों पे, कौन कौन सा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। समझ आती है। अगर मैं कहता हूं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब फोर्स बहैसियत वेक्टर भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहां देखो, एक बॉडी पे 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है एक सर्टेन डायरेक्शन में, और बॉडी ने उसी सर्टेन डायरेक्शन में इस फोर्स के नतीजे में 5 मीटर फासला कवर कर लिया। तो ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे जो ये फोर्स काम कर रही है वो खुद कैसी है, कांस्टेंट फोर्स है। वर्क इज डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, नॉट अ वेरिएबल फोर्स। तो फोर्स कांस्टेंट है। तो भाई साहब मैंने इसी कहानी को यहां उठा के ग्राफ में बना दिया। मैंने कहा जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 था तब भी यही फोर्स थी, बढ़ते बढ़ते जब 5 हो गया तब भी यही फोर्स है। तो मैंने कहा अगर वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स है तो इसका जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ आ गई बात की। अच्छा, अब इससे हम एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट कैसे करते हैं और इससे वर्क डन कैसे मिलता है। आसान भाषा में अगर आपको बोला जाए फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व से वर्क डन कैलकुलेट करो तो ये काम कैसे होता है, अब उसको देख लो जरा। बच्चे देखो, ये जो कर्व है ना, इस कर्व के अंडर का मुझे एरिया चाहिए। मुझे ये पूरा 5 पे आ रहा है, अरे भैया तुम 5 पे आओ ना, पूरा ये पूरा आ रहा है ऐसे 5 पे, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे ये एरिया कैलकुलेट करना है। बच्चे अगर मैं गौर से देखता हूं ये शक्ल, तो मुझे ये एक अदद रेक्टेंगल टाइप नजर आ रहा है, बोलो हाँ या ना। मुझे ये क्या नजर आ रहा है, रेक्टेंगल नजर आ रहा है। इसके अंदर ये मुझे कुछ लेंथ नजर आ रही है और ये मुझे कुछ विड्थ नजर आ रही है, ऐसे ही है, कुछ लेंथ है कुछ विड्थ है। अगर मैं लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका एरिया आ जाएगा। भाई बेसिक है ना, आपको अगर कभी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालना होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ कितनी है देखो 5, कैसे पता चला, ये वाला एंड 0 ये वाला एंड 5, तो 5 माइनस 0 ये कितना हुआ 5 हो गया। अगर मुझे विड्थ चाहिए तो विड्थ देखो, ये वाला पॉइंट क्या होगा 0, कैसे पता चला सर आपको, बेटे ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे x भी 0 होता है, y भी क्या होता है 0। जब आप ऊपर जाओगे ना, ये 0 न्यूटन, फिर ये 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन एंड फाइनली 5 न्यूटन। तो ये 0 है, ये क्या है 5, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया 5 न्यूटन हो गया, ठीक है 5 आ गया। तो 5 से क्या आ रहा है मेरा बेटा, ये 25 आ रहा है वापस। और ये देखो
यहां पे आपने क्या लिया हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर में, यानी कि ये वाला 5 क्या था, 5 मीटर था। ये वाला आपने किस में लिया हुआ है, न्यूटन में लिया हुआ है। तो ये क्या था आपके पास, न्यूटन था, तो क्या बन गया ये 25 न्यूटन मीटर, यानी कि 25 जूल्स। तो आपने क्या करा, आपने फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करा, और वो एरिया बेसिकली क्या बता रहा है, वर्क डन बता रहा है। यही पहले भी आया था, यही अब भी आ रहा है। फिर सुनो, आपने क्या करा, आपने फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व के नीचे जितना एरिया आ रहा है वो एरिया कैलकुलेट करा। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, वो क्या बता रहा है, वर्क डन बाय दैट फोर्स बता रहा है जिसका ये कर्व है। एक और तरह से समझ लो इसको, फिर लिख भी लेते हैं। एक और तरह से कैसे समझेंगे, देखो बच्चे, मैंने कहा ये लेंथ है, ये विड्थ है। अब चेक करो, लेंथ क्या मैं कह सकता हूं लेंथ डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, बोलो हाँ या ना। क्या मैं कह सकता हूं लेंथ डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, भैया ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट है। क्या मैं कह सकता हूं विड्थ फोर्स के बराबर है, बोलो हाँ या ना। विड्थ किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है। अगर मैं L इंटू W कर रहा हूं तो लेंथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय विड्थ क्या है, फोर्स। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूं, ये बन जाएगा F इंटू एक्स, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन। तो आप अपने पास नोट्स में क्या चीज नोट करोगे, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व विल गिव यू वर्क डन। क्या बता रहा होगा, वर्क डन बता रहा होगा। तो जो भी एरिया अंडर द कर्व होगा उससे आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। समझ आती है बात की, ठीक है। दूसरे पॉइंट क्या नोट करोगे, अगर वर्क इज डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, तो अल्टीमेटली आपके पास जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ आ गई बात की। अच्छा, इतना हिस्सा कॉपी करो, आगे चलते हैं और मजीद चीजें देखते हैं इसमें। अब देखो मेरा बेटा, हमें यह तो समझ में आ गया, दो बातें समझ में आ गई। एक बात ये समझ में आ गई कि कांस्टेंट फोर्स क्या होती है, जिसका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो ना डायरेक्शन चेंज हो रहा हो। साथ में ये भी समझ में आ गई कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। एक तो एफ एस कॉस थीटा पड़ा था, एक एरिया अंडर द कर्व था। एक चीज ध्यान में रखना, एरिया अंडर द कर्व से आपको वर्क डन मिलता है, कांस्टेंट फोर्स का ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। अब हमारे पास वेरिएबल फोर्स की हमें डेफिनेशन तो पता है, सर कोई रियल लाइफ एग्जांपल भी बता दे तो मजा आ जाएगा। चलो अब रियल लाइफ एग्जांपल सुनो कि कब जो फोर्स होती है वो वेरिएबल होती है और उसका वर्क डन कैलकुलेट करना मुश्किल क्यों होता है, ठीक है। आज की क्लास में हमने यही सीखना है बेसिकली। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस मार्कर को ऐसे ड्रॉप कर दूं तो ये मार्कर कहां जाएगा, नीचे जाएगा, ऐसे ही है ना भाई। ड्रॉप करूंगा तो कहां जाएगा, नीचे जाएगा। मार्कर को, आपको, किसी को भी, ठीक है, मतलब आपसे मुराद कैमरे को, किसी भी चीज को अगर मैं ड्रॉप कर देता हूं तो उसने कहां जाना है, नीचे जाना है। इसका मतलब यह है कि जो अर्थ है वो हर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रही है अपने सेंटर की तरफ पुल करने के लिए। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ अप्लाई कर रही होती है, अगर मुझे इसके बारे में जानना है तो ये मैं चूंकि एग्जांपल नंबर 1 ले रहा हूं इसलिए यहां पे ए कह दिया। मैं कह सकता हूं ये वाली फोर्स होती है F = G m1m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आप लोगों ने बचपन में जब कभी न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा तो आपने ये बात पढ़ी होगी कि हर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, हर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है, दैट इज गिवन बाय F = Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। और यही सबब है उस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो हमें अर्थ के ऊपर रोके रखी हुई है, वरना मैं आपको ऐसे हवा में उड़ता हुआ नजर आ रहा होता। ये फोर्स अर्थ मेरे ऊपर लगा रही है तभी मैं जमीन पर रुका हुआ हूं यहां पे, सही। अब आप नोट करो कि यहां पे आपके पास जो फोर्स है उसका आर स्क्वायर, आर के साथ रिलेशन कैसा है, इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है। यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बोलो समझ आ रही है भाई। आर से क्या मुराद होता है, दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर के दरमियान का फासला, समझते हैं। अगर मैं अर्थ के ऊपर हूं तो मेरे सेंटर से लेके अर्थ के सेंटर तक का फासला ये आर है। अगर मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर जाना शुरू हो जाऊंगा, अगर मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर जाना शुरू हो जाऊंगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब ये डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, कम होना शुरू हो जाएगी। यही वजह है कि जो लोग अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाते हैं, अर्थ उनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाता क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया, फोर्स क्या हो गई, बहुत कम हो गई। अब सुनो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है,
कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां लगती है? डाउनवर्ड। ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? ऊपर। तो हमने ये बात की थी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक नेगेटिव वर्क डन करती है उसके ऊपर, ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी कम की जा सके। पढ़ा था ना भाई? फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां लग रही है? डाउनवर्ड। ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? अपवर्ड। तो जो अर्थ है वो उसके ऊपर एक नेगेटिव वर्क डन कर रही है, ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस की जा सके, कम की जा सके। अब जब आप रॉकेट लॉन्च करते हो, रॉकेट ऐसे लॉन्च होता है, ऊपर जाता है, रॉकेट ऐसे लॉन्च होता है। जब आप रॉकेट लॉन्च करते हो तो अब देखो, अर्थ रॉकेट के ऊपर फोर्स लगा रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। रॉकेट भैया जा कहां रहे हैं? अपवर्ड। यानी कि मैं कहूंगा वर्क इज बीइंग डन ऑन द रॉकेट बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी रॉकेट पे काम कर रही है ताकि इसकी काइनेटिक एनर्जी कम करे। अब जरा देखते हैं जो काम कर रही है ये कैसा काम है, कांस्टेंट फोर्स वाला है कि वेरिएबल फोर्स वाला है। देखो, जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जा रहा है, रॉकेट के सेंटर का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ उस पर लगा रही है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। यानी कि फोर्स अब कांस्टेंट नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड बतदरीज ग्रेजुअली क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो जो वर्क डन कर रही है वो भी क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। तो जो काइनेटिक एनर्जी के कम करने की वो कोशिश कर रही है वो भी क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। यही वजह है कि रॉकेट तेजी से जाता हुआ अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाता है। पॉइंट समझ आया? इस केस के अंदर हम कहेंगे वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉकेट दैट इज बीइंग लॉन्च्ड इनटू द स्पेस इज वेरिएबल इन नेचर। वर्क डन वेरिएबल क्यों है? क्योंकि फोर्स वेरी कर रही है। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है। पॉइंट समझ आया? हम पढ़ क्या रहे हैं? हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स नेचर में कहां कहां एग्जिस्ट करता है, तो उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देख रहे हैं। तो मैंने कहा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो ग्रेविटी उसके ऊपर काम करती है और वो वर्क डन होता है नेगेटिव। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, फोर्स नीचे लग रही है, तो एंगल 180 डिग्री है, तो cos 180 माइनस होता है, तो वर्क डन कैसा होता है? नेगेटिव। ये सब बातें मेरे बच्चे लेक्चर 1 में ऑलरेडी कवर हैं। वर्क एनर्जी पावर 0-1 बाय बिलाल ज़िया मिल जाएगा, बहुत तफसील से बताई हैं सारी बातें। ठीक है, तो हमने देखा कि जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जा रहा है, जो अर्थ उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एग्जर्ट कर रही है वो बतदरीज क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो वर्क इज बीइंग डन ऑन द रॉकेट by the gravitational force but that work is variable in nature। वजह क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, और क्योंकि फोर्स का आर के साथ इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है। एक मिसाल दी मैंने आपको, प्रैक्टिकल एग्जांपल। एक और मिसाल लो। ये अच्छा, मिसालें बहुत सारी हैं लेकिन ये हमारे कोर्स से, ठीक है, हमारे कोर्स के अंदर जो हम पढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे अभी अगले चैप्टर में जो हमारा सर्कुलर मोशन वाला होगा। ये जो पढ़ा रहा हूं ये हम पढ़ेंगे ऑसिलेशंस के अंदर। ये हमारे कोर्स का पार्ट है। आपने ऐसे मास स्प्रिंग सिस्टम देखा होगा, ये एक मास लगा हुआ है इसके साथ। ठीक है भैया, ये एक मास लगा हुआ है। अगर मैं इस मास को ऐसे खींचूंगा, रिलीज करूंगा, तो भाई स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी, वो इस मास को वापस लेकर आए। ऐसे ही है ना भाई, स्प्रिंग चाहता है कि मास इसी पॉइंट पे रहे, यहां से आगे पीछे ना हो। अगर मैं मास को आगे लेके जाऊंगा, स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, अल्टीमेटली उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। जैसे ही मास को छोड़ूंगा, प्रेशर से वापस आएगा और फोर्स से क्या होगा? वापस आएगा। ठीक, इसके अंदर जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि उस फोर्स की इक्वेशन क्या है, तो बच्चे आप लोगों ने एक फिनोमिना पढ़ा होगा जिसको हम कहते हैं हुक्स लॉ। F इक्वल्स के एक्स, F इक्वल्स के एक्स, यानी कि जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट आएगी फोर्स उतनी ज्यादा लगानी पड़ेगी। समझना और से, जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट आएगी फोर्स उतनी ज्यादा। मतलब समझो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि ये एक ऐसा स्प्रिंग है, ये एक ऐसा स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 1 न्यूटन पर मीटर। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? 1 न्यूटन पर मीटर। तो अल्टीमेटली F विल बी इक्वल टू x। इस केस के अंदर F विल बी इक्वल टू x हो जाएगा। मतलब समझना, अगर मुझे इसे 1 मीटर स्ट्रेच करना है तो फोर्स 1 न्यूटन लगानी पड़ेगी। अगर मुझे इसे 2 मीटर स्ट्रेच करना है तो फोर्स 2 न्यूटन लगानी पड़ेगी। अगर 3 मीटर करना है तो यानी कि हर 1 मीटर के बाद मुझे फोर्स बढ़ानी पड़ रही है। 1 न्यूटन फोर्स लगाई तो सिर्फ 1 मीटर स्ट्रेच हुआ, 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं तो अब दूसरा मीटर स्ट्रेच हो रहा है, 3 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं तो तीसरा मीटर स्ट्रेच हो रहा है। यानी कि फोर्स इज इंक्रीजिंग विद
डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा डिस्प्लेस करना है उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। जब तक यहां पर है x इक्वल 0 कोई फोर्स अप्लाई नहीं करनी पड़ी। जैसे ही 1 मीटर स्ट्रेच करा 1 न्यूटन फोर्स चाहिए, 2 मीटर करना है तो 2 न्यूटन फोर्स चाहिए। यानी कि फोर्स इज मुसलसल इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इस केस के अंदर भी जो इस ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है इसे डिस्प्लेस कराने के लिए जो फोर्स लगा रहा हूं वो कैसी है, वेरिएबल इन नेचर। तो हम कहेंगे मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर वर्क डन ऑन मास, जो मास स्प्रिंग सिस्टम में कनेक्ट हुआ है वो है बाय अ वेरिएबल फोर्स, क्योंकि एज पर हुक्स लॉ फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास। समझ आ गई? ये सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स थी। क्लियर है बच्चे? चलो इतना हिस्सा देख लो, जरा कॉपी कर लो, आगे चलते हैं और कुछ और चीज समझते हैं। अब देखो मेरा बेटा एक और मिसाल से मैं आपको समझा देता हूं। जब आप क्वेश्चन वगैरह देख रहे होगे ना तो आपको लेट से इस तरह की फोर्स लिखी हुई मिल रही है। मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। अच्छा, जो फोर्स है ना बच्चे वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी फोर्स चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज होगा तो भी फोर्स क्या होगी, चेंज होगी। नॉर्मली हमारे कोर्स के अंदर डायरेक्शन को नहीं चेंज किया जाता, क्या चेंज करता है वो मैग्नीट्यूड चेंज करता है। और वो इस तरह से कहता है कि आपकी जो फोर्स है ना हो सकता है वो पोजीशन डिपेंडेंट हो। अगर पोजीशन डिपेंडेंट है तो अल्टीमेटली ऐसे लिखा जाएगा एफ ऑफ एक्स, यानी कि फोर्स फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट का या फोर्स फंक्शन है पोजीशन का। अभी आपको मतलब समझाता हूं। हो सकता है वो टाइम डिपेंडेंट हो। टाइम डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि वो टाइम के लिहाज से चेंज हो रही हो, ये भी समझाता हूं। या कोई और वेरिएबल हो सकता है, एनी अदर वेरिएबल, रिलेटेड वेरिएबल, ठीक है, जो मैकेनिक्स के वेरिएबल हैं उनमें से किसी पे डिपेंड कर सकती है। मतलब समझना जरा मुश्किल नहीं है, बस आप पहली बार शायद देख रहे होगे इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। मुश्किल कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। देखो मैंने अब ये एक फोर्स की एक्सप्रेशन लिख दी। मैंने कहा भाई ये फोर्स है, इसका यूनिट है न्यूटन, ठीक है, समझो गौर से। अब ये कह क्या रहा है, ये नजर आ रहा है कि इसके अंदर ये एक्स वेरिएबल है, इसका मतलब फोर्स डिपेंडेंट है एक्स के ऊपर, और एक्स जो है वो मेरा बेटा हमारा पोजीशन का वेरिएबल होता है। कौन सी पोजीशन का, जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रही होती है, ठीक है। मतलब समझना, जब मेरा बेटा एक्स इक्वल 0 है, यानी कि जब बॉडी की डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करनी है क्या बन जाएगा, x की जगह पे 0 आ गया, प्लस 2, 2 0 था 0, 0 प्लस 2 कितनी, 2 न्यूटन। यानी कि जब तक बॉडी x इक्वल 0 पे फोर्स कितनी लग रही है, 2 न्यूटन। अच्छा, जब बॉडी x इक्वल 1 पे आ गई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो गई 1 मीटर, अब जो फोर्स है वो कितनी लग रही है, निकाल लो भाई यहां से, 2 1 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 न्यूटन। समझ आती है? सिमिलरली जब आपके पास x इक्वल 2 पे आ गई तो भाई साहब f इक्वल्स 2, यही एक्सप्रेशन लिख रहा हूं एज इट इज, प्लस 2, तो 2 2 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया भाईजान, 6 न्यूटन। यानी कि जैसे जैसे मेरा बेटा बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है या बॉडी का जो पोजीशन है वो बढ़ता जा रहा है, तो अल्टीमेटली फोर्स भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जब ये फोर्स कोई वर्क डन कर रही होगी, हम कहेंगे वर्क इज बीइंग डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। समझो ये है, इसी फोर्स की बात करते हैं। मान लेते हैं कि ये फोर्स एक बॉडी पे लगी और इस फोर्स ने बॉडी को मूव कराया x इक्वल 0 से x इक्वल 5 तक। समझना, x इक्वल 0 से x इक्वल 5 तक ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगी और बॉडी भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। सही, फोर्स इस डायरेक्शन में लगी, बॉडी भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, और कहां से कहां गई, 0 से 5 तक। अब आप सिर्फ ये देखो कि 0 पे फोर्स कितनी लग रही थी, 2 न्यूटन। जैसे ही बॉडी 1 मीटर पे आई, फोर्स कितनी हो गई, 4 न्यूटन। 2 पे आई 6 न्यूटन, 3 पे आएगी 8 न्यूटन, फिर 10 न्यूटन। तो फोर्स क्या हो रही है, मैग्नीट्यूड में बढ़ती जा रही है। तो हम कहेंगे ये फोर्स जो इस पर काम कर रही है, दैट इज बीइंग डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, नॉट अ कांस्टेंट फोर्स। अब फोर्स टाइम का फंक्शन कैसे होती है, ठीक है, हमारे कोर्स में आपको ये मिलेगा कहीं नहीं, लेकिन बस किताब में ये जुमले लिखे मिल जाएंगे कि फोर्स कैन बी अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, कैन बी अ फंक्शन ऑफ टाइम या एनी अदर वेरिएबल। तो इसलिए मैं आपको समझा देता हूं कि भाई जो फोर्स है वो मिसाल के तौर पे ऐसे लिखी हुई है 3t² न्यूटन। ये t से क्या मुराद है, टाइम। जब टाइम t इक्वल 0 है, टाइम t इक्वल 0 है, तब आपके पास फोर्स क्या लग रही है जनाबे वाला, ठीक है, ये हो गई, तो ये हो गई 0 न्यूटन। जब टाइम t इक्वल 1 सेकेंड हो गया, 1 सेकेंड के बाद आपने नोट करा तो फोर्स बढ़ के कितनी हो गई, 3 न्यूटन। 1 का स्क्वायर 1 होता है, क्योंकि 1 सेकेंड बाद आपने फिर नोट किया तो भाई ये हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4, 4 3 क्या हो गया 12। यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फोर्स क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। ठीक हो गया बच्चे, ठीक है। अच्छा, अब इसको देख लो। अब हमारे पास जो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है, इसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका, बल्कि 3 तरीके होते हैं, ठीक है।
हमारे पास दो ही हैं, वैसे तो हम दो ही डिस्कस करेंगे, होते तीन हैं। देखो पहला तरीका हमारे पास होता है एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, जो भी सीखा था। तो सर एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स मिलता था ना। एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम बोल रहा हूं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट एफएक्स ग्राफ, एरिया अंडर एफएक्स ग्राफ से वर्क डन मिलता है। अब अगर वो ग्राफ कांस्टेंट फोर्स वाला होगा तो कांस्टेंट वाला वर्क डन मिलेगा, वेरिएबल फोर्स वाला होगा तो वेरिएबल वाला वर्क डन मिलेगा। पॉइंट समझ आया? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मैंने भंड मारा था, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ या एफएक्स ग्राफ, एरिया अंडर एफएक्स ग्राफ से आपको वर्क डन मिलता है। देखो मैं आपको मिसाल से समझा देता हूं कैसे कैसे आपके पास होते हैं। देखो समझो, ये मान लो आपके पास फोर्स है, ये मान लो आपके पास डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, ठीक है। अगर एक ऐसे बना हुआ है, अब ये आपके पास एक वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स वाला है, क्योंकि इसमें फोर्स वेरी कर रही है। देखो समझो कैसे बच्चे, जब x इक्वल 0 है तो चेक करो फोर्स भी 0 है। जब x थोड़ा बढ़ गया, जब x बढ़ के यहां तक आ गया तो आप नोट करो आपके पास ये फोर्स का वैल्यू भी बढ़ गए। भाई जब y पे आप ऊपर जाओगे तो फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा ना कुछ, तो फोर्स का वैल्यू बढ़ गया। जब आप x पे और आगे आ गए, x पे देखो आप और आगे आ गए, तो आप नोट करो मेरे बच्चे कि आपके पास जो फोर्स का वैल्यू है वो मजीद क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि ये जो एक कर्व है ये वेरिएबल फोर्स का कर्व है। अच्छा सर और कोई मिसाल दें? अच्छा और कोई मिसाल दे दो बेटे। मिसाल के तौर पे मेरा बच्चा कोई इस तरह का ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ। अब ये भी आपके पास क्या है, वेरिएबल फोर्स है। चेक करो ना, क्यों भाई, कांस्टेंट नहीं है। देखो जब मेरा बेटा आपके पास x ये था तो आपके पास फोर्स की वैल्यू ये है। जब x थोड़ा सा चेंज हो गया, यानी कि आप देखो आप यहां से यहां है, डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, तो आप नोट करो आपके पास फोर्स जो है ना वो कुछ चेंज हो गई, पहले यहां थी अब यहां आ गई। तो ये भी बेसिकली वेरिएबल कर्व है। तो आप अपने नोट्स में क्या जुमला लिखोगे कि एरिया अंडर एफएक्स कर्व विल गिव यू द वर्क डन। अगर एफएक्स कर्व कांस्टेंट फोर्स का है तो वर्क डन विल बी बाय द कांस्टेंट फोर्स, अगर वेरिएबल वाला है तो वर्क डन विल बी बाय द वेरिएबल फोर्स। समझ आ गई बात की? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे मिसाल को समझते हैं कि किस तरह से हमारे पास ये काम होता है। फिर इसके बाद देखेंगे कि दूसरा क्या तरीका है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को कैलकुलेट करने का। तीसरा भी मैं आपको हल्का फुल्का सा दिखा दूंगा, वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है बहरहाल। अब देखो मेरा बेटा, ये आपके सामने मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है जो अभी तक की हमने कहानी पढ़ी है ना, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। आपको कहता क्या है, कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन फ्रॉम द फॉलोइंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो आपको बताए भाई आपने ये जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है, आपने इसके अंदर का एरिया कैलकुलेट करना है। एंड वंस यू आर डन विद द कैलकुलेशन ऑफ एरिया, वो जो एरिया आएगा वही बेसिकली क्या होगा, आपका वर्क डन होगा, ठीक है। अच्छा अब आप नोट करो, तो आपको ना यहाँ पे तीन शेप्स नजर आ रही हैं, या तीन चलो मैंने इसको हिस्से कर दिए, तीन पार्ट्स हैं। एक पार्ट मेरा बेटा आपको ये नजर आ रहा है जो कि एक ट्रायंगल है, एक पार्ट बेटे आपको ये नजर आ रहा है जो कि अगेन एक ट्रायंगल है, और एक पार्ट मेरे बच्चे आपको ये नजर आ रहा है ये वाला जो कि एक अदद क्या है, रेक्टेंगल है। आप अपने पास ना नोट कर लेना कुछ चीज़ों के फॉर्मूले कि जनाब जैसे आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, इसी तरीके से जनाबे वाला जो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऐसे ट्रिपीजियम भी होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। अभी जैसे जैसे आएगा देखते जाएंगे। सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, आएगा देखते जाएंगे। अब करना क्या है, मुझे बारी बारी इन तीनों का एरिया कैलकुलेट करना है। मैं इन पार्ट्स को ना नाम दे देता हूं कि भाई ये वाला पार्ट जो है ना, मिसाल के तौर पे दिस इज पार्ट 1, ये वाला पार्ट है 2, भाई देन ये वाला पार्ट है 3, ठीक है बच्चे। अब अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है तीनों पार्ट्स का, तो देखो सबसे पहले A1, ये क्या चीज़ है मेरा बेटा, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ आ गया मल्टीप्लाई बाय बेस, चेक करो इस ट्रायंगल की, 0 से 4 तो क्या आएगा भाई, 4 माइनस 0, सही है ना मेरा बच्चा। 4 माइनस 0 इसकी बेस हो गई। हाइट चेक करो, ये है, यहाँ 4 है, और यहाँ पे अगर मैं न्यूटन की वैल्यू चेक करूंगा तो न्यूटन कितना आ रहा होगा, 0 न्यूटन होगा, क्योंकि ओरिजिन है, ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 होती है। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, 4 माइनस 0, यानी कि हाइट भी कितनी आ रही है, 4 माइनस 0। मुझे पता है ये डायरेक्टली भी लिखा जा सकता था, लेकिन ऐसे करने पर आपके गलती के चांसेस कम हो जाएंगे, वो भी आपको थोड़ी देर में खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे। हाफ मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 0 कितना हुआ, 4, 4 माइनस 0 कितना हुआ, 4, 2 1 जा 2 2 जा 4, ठीक है। ये 2 1 जा हो गया, 2 2 जा हो गया, 2 4 जा क्या हो गया जनाब 8। तो A1 आ गया आपके पास 8 जूल,
ये आ गया 8 जूल। अब A2 निकालना है मेरे बच्चे। A2 आपको नजर आ रहा है, ये है एक अदद रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। अगर मैं इसे लेंथ कह रहा हूं, इसे विड्थ कह रहा हूं, ये लेंथ है। देखो कहां से कहां तक है, 4 से 12 तक है। चेक करो, 4 से 12 तक है, यानी कि ये हो गया 12 माइनस 4। फर्क नहीं पड़ता, आप इसे विड्थ कह दो भले, इसे लेंथ कह दो भाई। 3 5 सा भी 15 आएगा, 5 3 सा भी 15 ही आएगा। तो मैं इसे बरन क्या कह रहा हूं, लेंथ, इसे विड्थ कह रहा हूं। तो लेंथ 4 से 12 तक, तो मैंने लिख दिया 12 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये है विड्थ, कहां से कहां, 4 से 0 तक आ गया भाई 4 माइनस 0। सॉल्व कर लो आगे। 12 माइनस 4 कितना होता है, 8। 4 माइनस 0 कितना होता है, 4। 4 8 से कितना हो गया बच्चे, 32। सर आप यूनिट आगे जूल कैसे चिपकाए जा रहे हैं? बेटे यूनिट ऐसे लगा रहे हैं, मुझे पता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन, और वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। एक आंसर। दूसरा आंसर, आपने जो लेंथ ली है वो ये लिया है, ये किसमें है, मीटर में, तो इसका यूनिट हो गया मीटर। विड्थ ये है, ये किसमें है, न्यूटन में, तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन। न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल के बराबर होता है। ऐसे देख लो आप, ठीक है। अब A3 निकालना है आपने। A3 अगेन ए ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जनाब हाफ बेस देखो 12 से 16, यानी कि क्या आएगा ये 16 माइनस 12, और हाइट देखो 4 माइनस 0, तो 4 अब मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आपने नहीं लिखना अपने पास, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह नहीं थी, वो उसके अंदर घुस जाता फिर जाके। तो 2 2 हो गया 4, 16 में से 12 निकाला तो 4 और आगे 2, 4 2 क्या हो गया 8। अब आपको क्या करना था, टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना था। और हमने ये बात देखी थी कि वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, स्ट्रेट ऐड हो जाती है। तो भाई स्ट्रेट ऐड कर दो। टोटल वर्क डन कैसे आएगा, आप बोलोगे एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3, तो जनाबे वाला ऐड कर देंगे। एरिया 1 8, फिर 32, फिर 8, 8 में 32 ऐड किया 40, 40 में 8 ऐड किया तो 48, यानी कि 48 जूल आपका क्या आ रहा है जनाब, आंसर आ रहा है। समझ आ गई? कॉपी कर लो, जल्दी से आगे चलते हैं, एक दो और मजेदार सवाल करते हैं और कुछ और कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करते हैं। अब यहां पे जनाबे वाला एक चीज और नोट करें, जो हमने कल की क्लास में या लास्ट लेक्चर के अंदर हमने हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, उसको देख दो। मिसाल के तौर पे बेटा यहाँ पे आपके पास ना इस तरह का एक कोई fx ग्राफ दिया हुआ है, ये x है, ये आपके पास f है और ये ग्राफ दिया हुआ है। अब देखो भैया, ये मान लो आपके ऊपर एक फोर्स लग रही है, लेट से ये फोर्स है 4 न्यूटन मिसाल के तौर पे। यहां पे आपके पास एक फोर्स लग रही है, ठीक है, ये फोर्स है मान लो -2 न्यूटन, ठीक है। और अगर मैं यहां पे डिस्प्लेसमेंट्स मार्क करूं तो ये मान लेते हैं जनाब हमारे पास है 0, ये मान लेते हैं, मान लो हमारे पास है 6, ये मान लो हमारे पास है 9, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट ली हुई है हमने मीटर में। अब इसको आपने समझना है कि ये हो क्या रहा है ना एक्चुअल। देखो भैया, ये बता रहा है, ग्राफ ये बता रहा है, जब तक बॉडी 0 से 6 मीटर पे गई, जब तक बॉडी x इक्वल 0 से कहां पे गई, x इक्वल 6 मीटर पे गई, तब तक बॉडी के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, 4 न्यूटन लग रही है, यही कह रहा है। अब देखो, फोर्स भी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट भी यहां, फोर्स भी यहां, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। अब आगे नोट करो जरा, इस वाले हिस्से में नोट करो। जब बॉडी x इक्वल 6 से x इक्वल 9 में जा रही है, तो आपके पास जो फोर्स लग रही है वो है -2 न्यूटन। चेक करो, -2 न्यूटन। अब बॉडी जा तो आगे ही रही है, लेकिन फोर्स पीछे लग रही है, तो दिस फोर्स इज डूइंग नेगेटिव वर्क ऑन द कार या ऑन द बॉडी। मैंने मिसाल दी थी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद अ सर्टेन स्पीड, एक गाड़ी है जो मूव कर रही है किसी लेट से 50 किलोमीटर पर आवर से, सामने देखा कि सिग्नल रेड हुआ है, तो अब वो क्या करेगा, ब्रेक अप्लाई करेगा। ब्रेक अप्लाई करने का मतलब जो ब्रेक पैड्स हैं वो कहां फोर्स लगा रहे हैं, पीछे, गाड़ी जा कहां रही है, आगे। तो अब जो गाड़ी डिस्टेंस कवर करेगी, उस वक्त में जो ब्रेक पैड्स फोर्स लगा रहे हैं वो नेगेटिव फोर्स है, पीछे लग रही है वो फोर्स, वो रिटार्ड कर रही है मोशन, काइनेटिक एनर्जी कम कर रही है, वो नेगेटिव वर्क डन कर रही है। समझ आती है? वो क्या कर रही है, नेगेटिव वर्क डन कर रही है, तो ये नेगेटिव वर्क डन है। और आसान कर लो, आपके पास ये नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से ऊपर, हम ये जो ग्राफ है ना, इधर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस ग्राफ को भी नेगेटिव में नहीं लेके चले आना, नेगेटिव में लेके जाओगे तो फिर मसले मसाइल बढ़ जाएंगे, फिर उल्टा हो जाएगा हिसाब किताब, ठीक है, वो देखेंगे जब होगा। अभी देखो, इधर की बात कर रहे हैं बच्चे, आपके पास ये एक्स से ऊपर वाला जो होता है, नॉर्मली उसका वर्क डन कैसा होता है, पॉजिटिव,
और ये जो x से नीचे वाला होता है इसका वर्क डन कैसा होता है मेरा बच्चा? नेगेटिव होता है। मेन चीज आपने ये समझनी है, वर्क डन पॉजिटिव से मुराद क्या है? वर्क डन पॉजिटिव से ये मुराद है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में। वर्क डन नेगेटिव से क्या मुराद है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल है। क्लियर है? यानी कि मान लो गाड़ी ऐसे जा रही है, अगर फोर्स भी ऐसे लग रही है तो ये फोर्स इस पे पॉजिटिव वर्क डन कर रही है। गाड़ी ऐसे जा रही है, फोर्स यहां लग रही है, ये फोर्स इस पे नेगेटिव वर्क डन कर रही है। ठीक है, अब ये भी सुन लो कि मैंने ये क्यों कहा कि उस तरफ जाते हुए मसले उल्टे हो जाएंगे। इसलिए अगर कोई बॉडी नेगेटिव साइड पे जा रही है और फोर्स भी नेगेटिव साइड पे लग रही है तो ये पॉजिटिव वर्क डन है। समझना, बॉडी नेगेटिव साइड पे जा रही है, फोर्स भी नेगेटिव में लग रही है, ये पॉजिटिव वर्क डन है। क्यों भाई? पॉजिटिव वर्क डन होता क्या है? जिसके अंदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो। तो अगर गाड़ी यहां जा रही है, फोर्स भी यहां लग रही है, तो कैसा होगा वर्क डन भाई? पॉजिटिव, क्योंकि ये उसका एक्सेलरेट कर रहा होगा, उसकी स्पीड बढ़ा रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा होगा। अगर बॉडी ऐसे जा रही है, फोर्स वहां लग रही है, तो ये है बेसिकली आपका नेगेटिव वर्क डन। तो कॉन्सेप्ट पूरा समझ के चलना। नॉर्मली आपसे ना ये पॉजिटिव एक्स साइड के ग्राफ पूछेगा, नेगेटिव एक्स साइड के ग्राफ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आपने इसी तरफ रहना है। ठीक है, समझ आ गई बात की? ये नॉर्मली ऊपर वाला कैसा होता है? पॉजिटिव, नीचे वाला कैसा होता है? नेगेटिव वर्क डन। और हमने पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया कि जनाबे वाला पॉजिटिव वर्क डन का मतलब हमारे पास क्या है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि इनके दरमियान में थीटा 0 डिग्री है। ठीक है, या थीटा 0 और 90 के बीच में, उस केस के अंदर भी जो फोर्स का कंपोनेंट आएगा वो डायरेक्शन की सिम्प में ही आएगा और उसका वर्क डन पॉजिटिव कराएगा। अगर वर्क डन नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इन सेम डायरेक्शन। जो फोर्स काम करा रही है वो डिस्प्लेसमेंट के मुकाबले में कैसी है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये जो पॉजिटिव वर्क डन वाला होगा ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा होगा, जो नेगेटिव वर्क डन वाला होगा ये काइनेटिक एनर्जी कम कर रहा होगा। समझ आती है बात की? इतना हिस्सा क्लियर है? सही है भाई साहब, वो भी क्लियर कर लेना जो मैंने ये वाली बात बताई है। अगर देखो वेक्टर्स के अंदर हमें ये बात पता है कि जो बुजुर्गाने फिजिक्स हैं वो राइट साइड को क्या लेते हैं? पॉजिटिव। लेफ्ट साइड को क्या लेते हैं? नेगेटिव। अगर आपके लिहाज से देखा जाए ये राइट है, वो क्या है? लेफ्ट। तो जो फोर्स यहां, अगर गाड़ी यहां, फोर्स भी यहां, बॉडी भी यहां मूव कर रही तो वर्क डन पॉजिटिव। अगर बॉडी वहां मूव कर रही, फोर्स भी वहीं लग रही है, तो वर्क डन पॉजिटिव, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन कैसा है? सेम हो गया ना भाई, फोर्स भी वहीं, बॉडी भी वहीं। अगर बॉडी वहां जा रही है, फोर्स यहां लग रही है, तो ये वर्क डन नेगेटिव है, क्योंकि ये वाली फोर्स इस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? कम करेगी, क्योंकि इसको डिसेलरेट करा रही होगी। समझ आ रही है? अगर आपने मेरा एक्सेलरेशन वाला लेक्चर देखा हुआ है तो उससे इसको रिलेट करना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो मैं यहां पे बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है बच्चे, अब इसका एक दो सवाल करते हैं। देखो मेरा बेटा, जो मैं आपको बात बता रहा था ना, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। वीडियो थोड़ी 5-6 मिनट लंबी हो जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ठीक है, जो मैं आपको बात बताना चाह रहा था, देखो समझो। ये सपोज कर लो मेरा बेटा, हमारे पास हमारा ग्राफ है, ताकि आप ना ढंग से एक चीज़ पढ़ लो। ये हमारे पास फोर्स है, यह मान लो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब देखो ज़रा अपनी वेक्टर्स की ना कहानी रिवाइज कर लेना। जो आपके पास राइट साइड होती है, बुजुर्गाने फिजिक्स के मुताबिक आपकी राइट साइड कैसी मानी जाती है? पॉजिटिव। और आपकी जो लेफ्ट साइड होती है वो कैसी मानी जाती है? नेगेटिव। यानी कि अगर कहा जाए कि फोर्स पॉजिटिव है मतलब राइट साइड पे लग रही है, फोर्स नेगेटिव है मतलब लेफ्ट साइड पे हो रही है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव मतलब बॉडी यूं जा रही है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मतलब बॉडी यूं जा रही है। सिमिलरली अपवर्ड पॉजिटिव लिया जाता है और डाउनवर्ड नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, अगर मान लो बच्चे, ये मान लो हमारे पास एक है फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कुछ इस तरह से, ये इस तरह से होता हुआ आ गया। ठीक है, ये हम सॉल्व नहीं कर रहे, सिर्फ आपको कहानी समझा रहा हूं कि वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव ग्राफ में किस तरह से लिया जाता है। आपका एग्जामिनर आपसे कैसे कैसे खेल सकता है। ठीक है, एक बार माजी में खेला भी है। ये मान लो भाईजान, ये हमारे पास है -4, ये मान लो हमारे पास है -2, ये मान लो हमारे पास है 0, ये मान लो हमारे पास है 2, ये मान लो हमारे पास है 4। ठीक है, ये मीटर्स के अंदर चल रहा है हिसाब किताब। ठीक है, हो गया। ये मान लो जनाबे वाला, ये हमारे पास है लेट्स से 4 न्यूटन, और ये वाले जो पॉइंट पे फोर्स लग रही है ना, इसको मान लेते हैं ये है -4 न्यूटन। समझ आ गई? अब देखो अब इसके अंदर बच्चे हमारे पास गाड़ी मूव कर रही है वो ऐसे कर रही है। ऐसे मूव करने से क्या मुराद है? x = -4 से जा रही है x = 4 पे।
समझ आती है? कहां से कहां जा रही है? -4 से 4 पे जा रही है, यानी कि यहां से फिर -2 पे आएगी, फिर 0 पे, फिर 2 पे, फिर 4 पे। अब आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है हर एक हिस्से के अंदर। ये सारे क्वाड्रेंट कवर हो गए। देखो कैसे, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर। अभी देखते हैं और समझते हैं वर्क डन को कैसे। देखो, इसको मैं कह रहा हूं केस ए, इसे कह दिया केस बी, केस सी, केस डी, ठीक है? सब देख लो इसके अंदर। ए वाले पार्ट के अंदर देखो, आपके पास ए वाले पार्ट के अंदर जब आप कैलकुलेट करोगे, अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन आप निकालते कैसे हो? वर्क डन आप निकालते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, एफ इंटू एक्स से, या लेंथ इंटू विड्थ से, ठीक है? अब बच्चे इसके अंदर कहां से कहां आए हो आप? देखो, अगर आप मैथमेटिकली बात करोगे ना, तो मैथमेटिकली इसको इससे माइनस करो या इसको इससे माइनस करो, डिस्टेंस विल रिमेन सेम। अरे भाई, मैथ्स के लिहाज से 0 से 2 तक जाओ या 2 से 0 तक आओ, बात तो एक ही है। फिजिक्स में ऐसा नहीं है, सही है? फिजिक्स के अंदर आपने ये वाला हिसाब जहन में रखना है और ये भी जहन में रखना है। आप कहां से कहां जा रहे हो? -4 से 4, तो भाई आप यहां से यहां आ रहे हो। जब आप -4 से -2 पे आए हो, इसका मतलब ये इनिशियल है, ये क्या है? फाइनल है। तो मेरे बच्चे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाली जाती थी? हमने सीखा था फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे? फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप -4 से आए -2 पे, यानी कि -2 आपका क्या हो गया? -2 आपका फाइनल है। कहां से आए? इनिशियल से। इनिशियल क्या है आपका? -4। सॉल्व करेंगे अब, -2 माइनस माइनस +4, तो बच्चे 4 - 2 क्या हो गया? 2। डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही है? 2, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आ रही है पॉजिटिव, विच इज करेक्ट, क्योंकि आप इस डायरेक्शन में आए हो, तो डिस्प्लेसमेंट शुड हैव बीन पॉजिटिव। अब देखो, फोर्स कैसी लग रही है? नेगेटिव। फोर्स चेक करो कैसी है? नेगेटिव। अब समझना भाई, बॉडी यहां जा रही है, फोर्स लग रही है वहां, बॉडी ऐसे है, फोर्स है वहां, तो वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि जो बॉडी यहां जा रही है, वहां लगने वाली फोर्स इसे घसीट रही होगी, इसको रिटार्ड करने की कोशिश कर रही है, इसे डिसेलरेट कर रही है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम करने की कोशिश कर रही है, ठीक है? तो हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट कैसी आई? पॉजिटिव, और फोर्स कैसी है? नेगेटिव। दिख रहा है हमें? तो अल्टीमेटली आपके पास वर्क डन कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। सेट है? अच्छा, अब केस बी के लिए भी देख लो, जरा जल्दी से देख लो केस बी के लिए। मैं बोल रहा था ना, आसान है, मुश्किल नहीं है, बस कॉन्सेप्ट्स अपने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखना। देखो भाई, कहां से कहां आए? -2 से 0 आए। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। कैसे? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पॉइंट आपका केस बी का 0 है। इनिशियल पॉइंट शुरू कहां से किया था? केस बी -2 से। तो भाई माइनस माइनस कितना हो गया? +2, तो कितना आ गया? ये 2। यानी कि आपकी डिस्प्लेसमेंट कैसी आ रही है? पॉजिटिव, विच इज करेक्ट, क्योंकि आप ऐसे आए हो। डिस्प्लेसमेंट शुड हैव बीन पॉजिटिव, अगर नेगेटिव आती तो मसला था, सही है? अब चेक करो, फोर्स कैसी लग रही है? 4 न्यूटन। फोर्स भी कैसी है बच्चे मेरे? पॉजिटिव। तो वर्क डन ऑटोमेटिकली कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। समझो इसका मतलब क्या है? बॉडी ऐसे जा रहा है, फोर्स भी यहीं लग रहा है। जब बॉडी और फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेगा, तो अल्टीमेटली वर्क डन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, यहां भी देख लो अब जरा, अगर हम केस सी की बात करते हैं, कहां से कहां आए भाई? 0 से 2 पे आए। 0 से 2 पे आए, तो कैसे निकालते हैं भाई? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल है केस सी का 2, इनिशियल क्या था? 0, तो 2, यानी कि ये भी कैसी आ रही है? पॉजिटिव। फोर्स क्या लग रही है जनाबे वाला? फोर्स खुद भी कैसी लग रही है? पॉजिटिव। यानी कि आपका वर्क डन कैसा आ गया मेरे बच्चे? पॉजिटिव वर्क डन आ गया। समझ आ गई बात की? ऐसे आ रहा था, बॉडी भी ऐसे आ रहा है, फोर्स भी ऐसे लग रहा है, तो वर्क डन हो गया पॉजिटिव। अब केस डी देख लो, आप कहां से कहां आए? ये भी ऐसे था, 2 से 4 पर आ रहे हो, तो फाइनल पॉइंट कौन सा है केस डी का? 4। इनिशियल पॉइंट कौन सा है आपका? 2। तो 4 - 2 कितना आया मेरा बच्चा? 2 आया। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कैसी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। फोर्स चेक करना कैसी लग रही है? नेगेटिव। फोर्स नेगेटिव का मतलब बॉडी वहां जा रही है, फोर्स वहां लग रही है, तो रिटार्ड करेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम करने की कोशिश करेगी, तो वर्क डन कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो एक और चीज अपने पास देखो, अब जरा नोट करो, जब वर्क डन पॉजिटिव आया, तब आपके पास ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था। यानी कि अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का साइन सेम है, तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। क्या लिखेंगे? अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम साइन है, दोनों का सेम साइन है बच्चा, तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर दोनों का ऑपोजिट साइन है, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। चेक कर लो। ठीक है सर, ये क्या कमाल की बात बता रहे हैं? अभी नजर आएगी कमाल की बात। फोर्स डिस्प्लेसमेंट का अगर ऑपोजिट साइन होगा, तो वर्क डन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। अब यहां से देखो, हमें यह बात भी नजर आती है क्या कि एक्स एक्सिस के ऊपर जितना वर्क डन आ रहा है, देखो केस बी और केस सी, केस बी सी का वर्क डन कैसा था? पॉजिटिव वर्क डन था। ऐसे ही केस ए और डी का चेक करो, ए का चेक करो, नेगेटिव था, डी का भी चेक करो, नेगेटिव था। तो आपको नजर आ गया ये वर्क डन कैसा है? नेगेटिव। ये वर्क डन भी कैसा है? नेगेटिव। अब बच्चा जो होता है ना, उसको यहां तक की कहानी पता होती है।
कि एक्स एक्सिस से ऊपर वाला हो गया वर्क डन पॉजिटिव, ठीक है, नीचे वाला क्या हो गया वर्क डन नेगेटिव। अब सुनो कहानी अब में थोड़ा ट्विस्ट आ गया। अब कहानी में मेरे बच्चे ट्विस्ट कैसा आया कि आपके एग्जामिनर ने ना कार्रवाई कर दी उल्टी। अब जब कहानी उल्टी कर दी ना आपके एग्जामिनर ने, अब आपके एग्जामिनर ने कहा नहीं, हाँ आप यूं नहीं जा रहे, अब आप जा रहे हो यूं, मतलब आप x इक्वल +4 से, x इक्वल +4 से कहां जा रहे हो, टूवर्ड्स x इक्वल -4। भाई एग्जामिनर है ना, उसकी मर्जी, उसने बोला आप यहां से यहां जा रहे हो, ये ग्राफ है, आप उल्टा जा रहे हो, अब जरा वर्क डन कैलकुलेट करो। तो अभी आप देखना आपकी दुनिया उल्टी हो जाएगी यहां पे। अब जरा देखो, अब अगर मैं आपको बोलता हूं केस ए पे आ जाओ, इसको हटाओ यहां से अब आ जाओ जरा यहां पे, ये देखो केस ए में आ जाओ। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, सही है भाई, फाइनल माइनस इनिशियल। तो भाई जब आप इसकी बात करोगे तो आप कहां से कहां आए हो, आप -2 से -4 आए हो। भाई यही तो कह रहा है, आपने कहां आना है, -4 से +4 की तरफ जाना है, सॉरी +4 से -4 की तरफ आना है, +4 से -4, मतलब आप 4 से ऐसे 2 पे आए होगे, फिर 2 से ऐसे 0 पे आए होगे, फिर 0 से ऐसे -2 पे आए होगे, फिर -2 से ऐसे आना है आपने, ठीक है। तो आप -2 से कहाँ आए, -4 पे, यानी कि ये फाइनल है और मेरा बच्चा ये क्या है, इनिशियल है। तो -2 आपका इनिशियल आ गया, सॉल्व करो, माइनस माइनस क्या हो गया, +2, सॉल्व करो क्या आ रहा है, -2, यानी कि आपकी डिस्प्लेसमेंट कैसी आ रही है, नेगेटिव, और फोर्स चेक करना वो भी कैसी है, नेगेटिव है, फोर्स भी कैसी है, नेगेटिव। समझना, बॉडी ऐसे जाना चाह रही है और फोर्स भी वहीं लग रही है, तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा, ठीक है। वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा, क्योंकि ये फोर्स उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, बढ़ाएगी, स्पीड बढ़ाएगी। अब जरा केस बी चेक करना, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, कैसे आएगी, फाइनल माइनस इनिशियल। केस बी में आप यहां से यहां आए हो, तो फाइनल कौन सा है, -2, इनिशियल कौन सा है, 0, तो कैसी आ रही है जनाब, -2 आ रही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आ रही है नेगेटिव। फोर्स चेक करो कैसी है, फोर्स है जनाबे वाला पॉजिटिव, यानी कि बॉडी यहां जा रही है, फोर्स वहां लग रही है, तो क्या होगा, आपके पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी। इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, क्यों भाई, बॉडी वहां जा रही है, फोर्स भी वहीं लग रही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। इस केस के अंदर बॉडी यहां जा रही है, फोर्स यहां लग रही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, यानी कि वर्क डन कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। इसी तरीके से आप केस सी को कैलकुलेट कर लो, 2 से कहां आ रहा है, 0 पे आ रहा है, भाई 4 से ऐसे जाना है -4 पे, तो 2 से जब 0 पे आ रहा है तो फाइनल हो गया आपके पास 0, फाइनल हो गया 0, क्योंकि यहां से यहां आ रहा है, और इनिशियल क्या हो गया, 2 हो गया, तो 0 - 2 कितना हो गया, -2 हो गया। ये भी क्या आ गया बच्चे, नेगेटिव आ गया। फोर्स देखो कैसी है, पॉजिटिव है, फोर्स कैसी आ गई, पॉजिटिव आ गई। तो अब बॉडी यहां जा रही है, फोर्स वहां लग रही है, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। सिमिलरली जब आप केस डी निकालोगे, इसका भी देख लो भाई, 4 से कहां आया, 2 पे आया, तो फाइनल 2 है, इनिशियल क्या है, 4 है, तो 2 - 4 कितना हुआ, -2, ये भी नेगेटिव आ गया। और फोर्स कैसी है इसकी, नेगेटिव है। फोर्स के नेगेटिव होने से क्या मुराद है, बॉडी यहां जा रही है, फोर्स भी यहीं लग रही है, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आपने सीखा क्या इससे, हमने सीखा इससे ये कि ये वाला केस में भी आपका वर्क डन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब आप नोट करो जो आपने अपने नोट्स में लिखा था कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का साइन सेम है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, साइन सेम पॉजिटिव, साइन सेम पॉजिटिव, और ये वाला नेगेटिव, साइन ऑपोजिट। अब आप एक और चीज देखो, आपके पास इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव वर्क डन कौन से हैं, ए वाला आपका कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, डी वाला भी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, बाकी ये कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव। तो क्या सीखा कि ये रट्टा नहीं मारना कि ऊपर वाला पॉजिटिव है या नीचे वाला नेगेटिव है। जहन में क्या रखना है, नॉर्मली आपका एग्जामिनर क्या करता है, नॉर्मली आपका एग्जामिनर ना बॉडी को ऐसे ही मूव कराता है, कहां मूव कराता है, राइट साइड पे। तो भाई जब आपका एग्जामिनर बॉडी को राइट साइड पे मूव कराएगा तो ये बात सही है कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पॉजिटिव होगा और नीचे वाला नेगेटिव। अगर आपकी बॉडी लेफ्ट साइड पे मूव कर रही है तो ये बात उलट हो जाएगी, लेफ्ट साइड पे मूव कर रही है तो ऊपर नेगेटिव आएगा और नीचे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो भाई ये कॉन्सेप्ट जहन में रखना जो अभी अभी डिस्कस हुआ है, ठीक है। अब इसका सवाल करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया हुआ है। अब इतनी बात पढ़ने के बाद आपको यह बात समझ में आने जानी चाहिए कि अगर कोई बॉडी राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसके लिए एक्स से ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होंगे और नीचे वाले एरिया नेगेटिव होंगे। अगर कोई बॉडी लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके लिए ऊपर वाले नेगेटिव होंगे और नीचे वाले पॉजिटिव होंगे, जो भी हमने समझा भी है। अब इसके अंदर आपको कहता है फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट एज शोन इन फिगर, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल फ्रॉम दिस टू दिस। यानी कि कहां से कहां जा रहा है भाई,
x इक्वल -4 से जा रहा है +4। -4 से +4 का मतलब पार्टिकल जा रहा है ऐसे। नॉर्मली 99.9% केस में ऐसे ही पूछेगा कि पार्टिकल जाएगा राइट साइड में। यही वजह है कि अक्सर किताबों में भी और अक्सर जगह पे पढ़ाते हुए भी सिर्फ यही पढ़ाया जाता है कि x से ऊपर वाले एरिया पॉजिटिव और नीचे वाले एरिया नेगेटिव। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं कि वो हमेशा क्या करेगा, वेलोसिटी बढ़ा रहा होगा, स्पीड बढ़ा रहा होगा। हालांकि पॉजिटिव एक्सेलरेशन सिर्फ ये बता रहा है कि फोर्स यहां लग रही है। अगर बॉडी यहां जा रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन डिसेलरेशन भी प्रोड्यूस कर सकता है। सिमिलरली नेगेटिव एक्सेलरेशन का बाय डिफॉल्ट ये मतलब लिया जाता है कि वो हमेशा स्पीड कम करेगा, कोई लॉस भी नहीं है। नेगेटिव एक्सेलरेशन सिर्फ ये बता रहा कि वो यहां लग रहा है फोर्स। अगर बॉडी वहां जा रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन करेगा, लेकिन अगर बॉडी भी वहीं जा रही है तो वो एक्सेलरेशन करेगा। थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लिक कर गया होगा। ठीक है, तो भाई अब समझ आ गया, निकाल लो। अब हमने क्या करना है, हमने इसका टोटल वर्क डन निकालना है। ये हो गया एक फिगर, ये दूसरी फिगर, ये तीसरी फिगर, ये चौथी फिगर। सबका एरिया निकालेंगे और आखिर में ऐड कर लेंगे। एरिया 1 पे जाएंगे तो क्या है जनाब, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है मेरा बच्चा, अब बेस देख लो भाई, 4 से 2 पे जा रहे हैं। ठीक है, 4 से 2 पे जा रहे हैं तो आप इसको हाँ डायरेक्टली कर लो, बगैर उसकी जरूरत भी नहीं है वैसे। ठीक है, देखो मेरा बच्चा 4 से कहाँ जा रहे हैं, 2 पे जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 2 आ गया। भाई 4 से 2 पे जा रहे हैं, 2 आ गया। सर अभी तो आपने बताया था डिस्प्लेसमेंट में फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं बच्चे, वो करके तो हमने ये चीज फाइंड आउट कर ली ना कि जब डिस्प्लेसमेंट राइट पे जाएगी तो आपके पास ऊपर वाले वर्क डन पॉजिटिव, नीचे वाले वर्क डन नेगेटिव। अगर आप यहां पे भी करना चाहो तो यहां पे भी आप उससे कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर आपको पेपर में टाइम बहुत लगेगा। अब आपको एक बात समझ में आ गया, ये नेगेटिव होगा, बाकी के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव, तो डायरेक्टली कर लो उठा के, मसला ही खत्म हो गया। तो 4 से 2 पे ये डिस्टेंस कितना है, 2 के बराबर है, और ये हाइट कितनी है, 10 के बराबर है। चेक करो, ये आ गया भाई। ठीक है, तो जनाब 2 से 2 मर गया, यहां क्या आया, 10 आया। माइनस साइन मैंने खुद लगा दिया। माइनस साइन खुद क्यों लगाया, माइनस साइन खुद इसलिए लगाया क्योंकि ये बिलो एक्स एक्सिस है और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है, राइट साइड पे, तो मुझे पता है उसके अंदर नेगेटिव साइन आएगा। चाहो तो आप चेक भी कर लो, कैसे चेक कर लो भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कैसी है, नेगेटिव। अब डिस्प्लेसमेंट चेक करो, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हुई है, -4 से -2। क्यों भाई, -4 से 4 जा रहा है तो -4 से पहले -2 आया, फिर -2 से 0, फिर 0 से 2, फिर 2 से 4, तो -4 से -2 ये इनिशियल, ये फाइनल। डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगी, फाइनल माइनस इनिशियल, तो -2 माइनस -4, तो 4 - 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगी, फोर्स नेगेटिव आएगी, तो आपके पास वर्क डन ऑटोमेटिकली कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। समझ आ गई। ठीक है, अब 2x पे देख रहे होगे तो मसला हो जाएगा। अब यहां पे देखो a2 अगर मुझे निकालना है, ये है a2 भैया। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूं जिंदगी आसान हो जाए, एक बार पूरी कहानी समझ आ गई ना, अब सीधा एरिया कैलकुलेट करो, आखिर में प्लस माइनस खुद ही चिपकाते हुए जाओ। ये कितना है भाई, ये डिस्टेंस 2 के बराबर है, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट चेक करो, ये कितनी है, 10 के बराबर हो गई भाई। 2 से 2 मर गया, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है +10, क्योंकि ये x से ऊपर है। सही है, अब ये चेक कर लो भाई, a3 निकालेंगे। a3 जब निकालेंगे तो 0 से 2, ये हो गया 2, हाइट कितनी है इसकी, 10 के बराबर है, तो जनाबे वाला 10 2 क्या हो गया, 20 हो गया, और ये प्लस का है क्योंकि ये उससे ऊपर है। अब a4 निकालेंगे बच्चे जब हम, तो a4 ये रहा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 2 से 4 वही 2 हो गई। ठीक है, हाइट कितनी है, 10 के बराबर आ गई, ये और ये चला गया, क्या आ रहा है, ये 10 आ रहा है। अब जब टोटल वर्क डन निकालना है, इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे टोटल वर्क डन निकालने के लिए, तो ये बन जाएगा माइनस का 10 प्लस का 10 प्लस का 20 प्लस का 10, ये और ये मर गया, 20 और 10 कितना हो गया मेरा बच्चा, 30 जूल। अब आपने यही सवाल एक बार होमवर्क में करना है, बस उल्टा कर देना, x इक्वल +4 से x इक्वल -4। जब +4 से -4 की तरफ जाओगे तो ये एरो ऐसे बन जाएगा। अब जब ये एरो ऐसे बन जाएगा तो ये वाला वर्क डन पॉजिटिव आएगा, बाकी के सारे नेगेटिव आएंगे। तो आपका जो आंसर आ रहा होगा वो इसमें माइनस का 30 जूल्स आ रहा होगा। चेक कर लेना एक बार ये करके, और ये बात आपको समझ में भी आएगी। ठीक है, तो एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें अच्छे से समझ में आता है। कॉपी कर लो इतने हिस्से को, आगे चलते हैं, और ये होमवर्क लाजमी करना ताकि जो इतनी ज्यादा तफसील बताई है उसका कुछ असर हो इसके अंदर। ठीक है, कॉपी करो, आगे चलते हैं। अब मेरा बेटा, हम लोग जो अभी हमने सीखा है इसको अब हम लिंक करेंगे कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की जो डेरिवेशन है वो किस तरह से होती है। उसके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको करते हैं और समझते हैं। मान लो मेरा बेटा एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है F इक्वल्स 4x + 3 न्यूटन, और ये जिस डायरेक्शन में लग रही है आपका ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। x इक्वल 0 से जा रहा है x इक्वल्स 5 पे। ठीक है,
x इक्वल 0 से कहां चला गया, x इक्वल 5 मीटर पे, एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वर्क डन। ठीक हो गया। चलो इसको अगर हम करते हैं तो मेरा बच्चा ये क्या बनता है जरा देखो। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर लूं, क्योंकि अब तो हम ग्राफ से खेलना सीख गए हैं। ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास क्या है, फोर्स है। ठीक है जनाबे वाला। अगर मैं इस पे मार्किंग भी कर दूं, x इक्वल 0, ये है जनाब x इक्वल 0, ये मान लेते हैं x इक्वल 1 हो गया। थोड़ी देर बाद जाके x इक्वल 2, फिर x इक्वल 3, फिर कुछ फासले पे x इक्वल 4, फिर कुछ फासले पे x इक्वल 5। मेरा ऑब्जेक्ट 0 से कहां तक आ गया, 5 तक आ गया। जो फोर्स लग रही है वो आपको नजर आ रहा है कि फोर्स वेरिएबल है, क्योंकि वो फंक्शन है पोजीशन का या डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूं जनाबे वाला, जब x इक्वल 0 था यानी कि ऑब्जेक्ट यहां पे था, तब फोर्स कितनी थी, निकाल सकते हैं आप। 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3, तो 4 0 हो गया 0, 0 प्लस 3 कितना हो गया 3, यानी कि 3 न्यूटन फोर्स थी उस वक्त। चलो मार्क कर लो जल्दी से। यानी कि जब x इक्वल 0 था उस वक्त फोर्स की वैल्यू यहां कहीं पे थी 3 न्यूटन। समझ आती है। अच्छा, अब अगर आपसे बोला जाए कि जनाब जब आपका ऑब्जेक्ट मूव करते हुए x इक्वल 1 पे आ गया तो फोर्स कितनी हो गई, इसी एक्सप्रेशन से निकाल लेंगे। 4 इंटू 1 प्लस 3, 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 कितना हो गया भाई साहब, 7 न्यूटन हो गया। चलो सॉल्व कर लो, ये भी यहां लिख लो। ये अगर 3 था तो 1 के केस में यहां कहीं पे जाके थोड़ा 7 आ जाएगा। समझ आती है बात की भाई। अगर ये 3 है तो इससे थोड़ा ऊपर 7 हो जाएगा। अच्छा, अरे भैया तुम कहां चले गए। अच्छा, अब अगर भाई मिसाल के तौर पे आपके पास x इक्वल्स 2 पे जब आपका ऑब्जेक्ट आ गया, तब फोर्स कितनी हो कैलकुलेट करनी है, तो 4 इंटू 2 प्लस 3 हो गया। 4 2 8, 8 प्लस 3 कितना हुआ मेरे बच्चे, 11 न्यूटन हो गया। ठीक है, अब अगर इसको देखते हैं तो ये अगर 7 है तो ये 2 के केस में 11 थोड़ा और ऊपर हो जाएगा। आपको नजर आ रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन सी बन रही है। अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन इसको ऐसे मुकम्मल करता हूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इसको हम मार्क भी करते हैं, मसला नहीं है। ये वाला पॉइंट आ गया, ये आ गया, ये आ गया। 3 वाले केस के अंदर फोर्स यहाँ कहीं पे आ गई, कैलकुलेट आप कर सकते हो। 4 के केस में यहाँ कहीं पे आ गया, 5 के केस में यहाँ कहीं पे आ गया। ठीक है, आगे भले नहीं जाते, ये 5 के केस में आ गया। अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि भाई ये वाला पॉइंट जो है इसके ऊपर फोर्स कितनी है, तो भाई निकाल सकते हैं यहाँ पे। जब आपका ऑब्जेक्ट x इक्वल्स 5 पे आ गया मेरा बेटा, तो फोर्स कितनी हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 हो जाएगी। तो 4 5 जा 20, 20 प्लस 3 कितना हुआ मेरे बच्चे, 23 न्यूटन। यानी कि इस पॉइंट पे आपकी फोर्स कितनी है, 23 न्यूटन के बराबर है। और यहाँ पे कितनी थी ये वाली फोर्स आपकी, 0 पे कितनी थी ये वाली फोर्स आपकी, 3 न्यूटन के बराबर थी। अभी देखा था ना आपने स्टार्ट में 3 न्यूटन। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको इस वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना है। अभी हमने सीखा वर्क डन कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व से निकालते हैं। अब अगर आप देखते हो तो जनाब इसका अगर मैं एरिया अंडर द कर्व की तरफ जाता हूं तो ये जनाब इस तरीके से बनता है। गौर से देखो, 2 फिगर्स बन रही हैं, एक ये रही फिगर नंबर 1, एक ये रही फिगर नंबर 2। एक छोटा सा रेक्टेंगल है, पतला सा एक ट्राइंगल है। ऐसे ही है जनाब, ऐसे ही है। अच्छा, समझते जाओ। अभी इसमें बहुत कुछ होने वाला है। अभी जब मैं एरिया 1 कैलकुलेट करूंगा यानी कि इसका, तो क्या बनेगा जनाब, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। बेस है जनाब यहां से यहां तक 0 से 5, यानी कि बेस में लूंगा 5। हाइट देखो, ट्राइंगल की हाइट ये है, ये यहां से ये ट्राइंगल की हाइट है। ये वाला पॉइंट कितना है, 23। ये वाला पॉइंट कितना है, 3। और से देखो ये हाइट है मेरे ट्राइंगल की, 23 से 3, तो 23 माइनस 3 कितना हुआ, 20 हो गया। सॉल्व कर लो, 2 10 हो गया 20, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा जनाब, 50। एरिया 1 मेरा आ रहा है 50 जूल्स। सिमिलरली जब मैं एरिया 2 निकालूंगा तो ये पतला सा रेक्टेंगल आएगा। ये जो पतला सा रेक्टेंगल आ रहा है इसकी विड्थ कितनी है या लेंथ कितनी है, 5 हो जाएगी ये। और जनाब ये कितना है, देखो ये वाला कितना पॉइंट है, 3। ये वाला पॉइंट कितना है, 0। तो 3 माइनस 0, ये वाली साइड कितनी आ गई, 3 आ गई। भाई ये साइड 3 आ गई ना, ये 3 है, ये 0 है, तो 3 माइनस 0 3 हो गया। 5 3 क्या हो गया, 15 जूल। तो अगर मुझे टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है तो आ गया 50 जूल प्लस 15 जूल, यानी कि कुल मिला के कितना हो गया, 65 जूल। पहली चीज तो हमें ये समझ में आ गई, हमने इस वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। समझ आ गई, बेहतरीन कॉन्सेप्ट बन गया। अब देखो इसको मैं एक और तरीके से आपको करना सिखा रहा हूं, और वो एक और तरीका हमारे आगे डेरिवेशन का अब पार्ट बनेगा। अब समझो हम डेरिवेशन वाला पार्ट किस तरह से करते हैं। देखो चलो तुम वापस मिट जाओ अब जल्दी से। देखो भैया समझना जरा, आपको क्या क्या बात बता रहा हूं उसको अच्छे से देखना। देखो बेटा, हमें ये बात पता है अच्छे तरीके से, जो भी हम देख के भी हटे हैं, हमें ये बात पता है कि हमारे पास जो फोर्स है वो मुसलसल क्या कर रही है, वेरी करती जा रही है। ठीक है,
स्टार्ट में फोर्स आपके पास थी 3 न्यूटन, और फिर फाइनली जब आपका ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया तो आपकी फोर्स बढ़ करके कितनी हो गई है, 23 न्यूटन हो गई है। ठीक है, दरमियान में भी हमने देखी थी, इस पॉइंट पे फोर्स हमारे पास कुछ थी, ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट 1 वाला है, x इक्वल 1 पे मिटा दी मैंने, 4 1 जा 4, 4 + 3 7 न्यूटन आ रही थी, तो यहाँ पे हो जाएगी आपके पास 7 न्यूटन मेरे बच्चे। सिमिलरली x इक्वल 2 पे 4 2 जा 8, 8 + 3 11 न्यूटन आ रही थी, यहाँ पे हो गई आपके पास ये वाला पॉइंट आपके पास हो गया 11 न्यूटन का। फिर आपके पास एक ये वाला पॉइंट है, ये x इक्वल 3 वाला है, 3 वाला है, 4 3 12, 12 + 3 हो गया आपका 15। फिर आपके पास एक ये वाला पॉइंट है, और ये आ रहा है 4 4 16, 16 + 3 आ रहा है आपके पास 19। ठीक है बच्चे, ये फोर्स वेरी कर रही है। अब देखो जो आपको लॉजिक है ना वो क्या बता रहा हूं मैं, गौर से देखो बच्चे। x इक्वल 0 पे फोर्स कितनी है, 3 न्यूटन है, और मेरा बेटा x इक्वल 1 पे फोर्स कितनी है आपके पास, 7 न्यूटन है। देखो x इक्वल 0 पे फोर्स इतनी है, x इक्वल 1 पे फोर्स इतनी है। आपके पास जब आपका ऑब्जेक्ट 0 से 1 पे आया, आपका ऑब्जेक्ट 0 से 1 पे आया, तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी, 1 मीटर करी कवर। भाई जब 0 से 1 पे आया डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हुई, 1। जब 0 पे था ये फोर्स लग रही थी, 1 पे आया तो ये फोर्स लग रही है। तो अगर मैं इन दोनों का एक एवरेज निकाल लूं, क्या निकाल लूं, एवरेज कैसे आएगा भाई, 3 + 7 डिवाइडेड बाय 2। जब एवरेज निकालूंगा 3 + 7 10, 10/2 कितना हुआ, 5। क्या मैं कह सकता हूं जब आपके ऑब्जेक्ट ने 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, गौर से सुनना, जब 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो मुसलसल ये फोर्स एक्ट कर रही थी। अरे भैया एवरेज क्या होता है, एवरेज ये होता है, मान लो आपके पास 5 सब्जेक्ट है, एक में आपके कम से कम मार्क्स, एक में आपके सबसे ज्यादा मार्क्स। एवरेज निकालोगे तो आप ये कह सकते हो कि यार आपने हर सब्जेक्ट में एवरेज इतने मार्क्स स्कोर किए, तो वही काम कर रहा हूं। x 0 पे ये फोर्स लग रही, x 1 पे ये फोर्स लग रही। मैंने कहा जब तक आपकी बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस कर रही है, ये एवरेज फोर्स कंटिन्यूसली एक्ट कर रही थी। ठीक है, देखो समझो यहां पे x इक्वल्स 0 1 2 3 4 5। अब समझना जरा, x इक्वल 0 पे फोर्स कितनी है बच्चे, 3 न्यूटन। 1 पे फोर्स कितनी है मेरा बेटा, 7 न्यूटन। 2 पे फोर्स कितनी है मेरा बच्चा, 11 न्यूटन। 3 पे फोर्स कितनी है मेरा बच्चा, 15 न्यूटन। और 4 पे फोर्स कितनी है, 19 न्यूटन। और आखिरी वाली कितनी है भाई साहब, 23 न्यूटन। मैंने क्या कहा, गौर से सुनो, मैंने कहा जब तक आपका ऑब्जेक्ट 0 से 1 पे गया, गोया इसने 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करी, तो मैंने कहा जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है दैट इज 3 + 7 डिवाइड बाय 2, यानी कि 10/2। कितनी फोर्स लग रही है, 5 न्यूटन, एवरेज फोर्स जो इस ड्यूरेशन में एक्ट कर रही है। फिर सुनो, जब आपकी बॉडी 1 से 2 पे गई, 1 पे कितनी फोर्स थी, 7, 2 पे कितनी है, 11। मैं कह रहा हूं जब बॉडी ने 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो जो एवरेज फोर्स एक्ट कर रही है, 7 + 11 कितना हुआ, 18, 18 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ, 9 न्यूटन। एवरेज फोर्स ऐसे निकालते हैं ना, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, मिनिमा प्लस मैक्सिमा डिवाइड बाय 2, 9 न्यूटन एवरेज फोर्स है। सिमिलरली जब बॉडी ने यहां 1 मीटर फासला कवर किया, गौर से देखना, तो 11 + 15 विच इज 26, 26 डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है, 13 न्यूटन। सिमिलरली जब बॉडी ने यहां 1 मीटर, भाई ये 1 ही तो है, x इक्वल 3 से x इक्वल 4 1 मीटर है, कवर किया, तो 15 x इक्वल 3 पे ये थी, x इक्वल 4 पे ये, तो 15 + 19 कितना हुआ, 34, 34 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ, 17 न्यूटन। समझ आ गया। फिर यहां भी देख लो, ये भी जब 1 मीटर हुआ तो 19 + 23 कितना होगा, ये 30 40 42 और 42 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 21 न्यूटन। समझ आ गई बात की, ये एवरेज फोर्सेज एक्ट कर रही हैं भाई। फिर सुनो मेरा बच्चा, मैंने क्या किया है, गौर से सुनो, आगे की डेरिवेशन का आपको जिंदगी में कभी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। मैंने क्या किया समझो, मैंने एक मिसाल ली, मैंने कहा एक फोर्स एक्ट कर रही है एंड दैट फोर्स इज 4x + 3 न्यूटन। इसके एक्ट करने के नतीजे में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस होता है, x इक्वल 0 से x इक्वल 5 पे आ जाता है। मैंने हर इंस्टेंट के ऊपर फोर्स निकाल के लिख ली। फिर मैंने कहा जब 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मैंने सारी डिस्प्लेसमेंट इकट्ठी कंसीडर नहीं करी, मैंने डिस्प्लेसमेंट को तोड़ दिया सेगमेंट्स में, सेगमेंटेशन कर दी, टुकड़े कर दिए, हिस्से कर दिए। मैंने कहा इस हिस्से में ये एवरेज फोर्स है, इस हिस्से में ये एवरेज फोर्स है, इस हिस्से में ये एवरेज फोर्स, इसमें ये, हर हिस्से की अपनी एवरेज फोर्स निकाल ली। अब मैं हर हिस्से का वर्क डन निकाल रहा हूं। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पहले डायरेक्टली वर्क डन क्यों नहीं निकल पा रहा था इस फॉर्मूले से, वजह क्योंकि देखो जो डिस्प्लेसमेंट है उसके अंदर फोर्स वेरी कर रहा था। देखो इसके अंदर x इक्वल 0 पे फोर्स ये था, x इक्वल 1 पे फोर्स ये था।
तो फोर्स कांस्टेंट था ही नहीं तो मैं वहां रखता क्या भाई। वर्क डन कैसे आता है, F इंटू एक्स से आता है या F इंटू एस F इंटू डी से आता है। अब फोर्स का मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए भाई, x इक्वल 0 पे ये है, यहां ये है। अब 0 से 1 तक में फोर्स कांस्टेंट ही नहीं है तो मैं रखूंगा क्या। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, एवरेज निकाल लो। एवरेज निकाल लिया। अब मैंने सेगमेंटेशन कर दी। अब मैंने क्या करा, हर सेगमेंट का वर्क डन निकाल रहा हूं। अगर इस सेगमेंट का वर्क डन निकालूंगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, F इंटू एस। इसकी एवरेज फोर्स जो पूरे सेगमेंट के लिए कितनी है 5, डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी 1 मीटर, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आया 5 जूल। इसके अंदर इस सेगमेंट की एवरेज फोर्स 9 और डिस्टेंस कितना है 1, तो 9 1 जा 9 जूल। इस सेगमेंट की एवरेज फोर्स 13, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हुआ 13 जूल। इस सेगमेंट की एवरेज फोर्स 17, 17 इंटू 1 17 जूल। इस सेगमेंट की एवरेज फोर्स 21, 21 इंटू 1, क्योंकि मैंने 1-1 मीटर के सेगमेंट बनाए तो 21 जूल हो गया। अब मुझे टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है x इक्वल 0 से x इक्वल 5 तक। तो सारे वर्क डन को क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ऐड कर लो भाई टोटल वर्क डन निकालने के लिए, तो करो ऐड। 5 प्लस 9 कितना होता है 14, 14 प्लस 13 कितना होता है 27, 27 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 13 27, 27 प्लस 17 37, 37 और 7 कितना हो गया 44। 44 में अगर मैं 21 ऐड कर देता हूं, देखो 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6, क्या आंसर आ रहा है 65 जूल्स आ रहा है। जो भी हमने थोड़ी देर पहले ग्राफ से निकाला था वो भी क्या था 65 जूल्स। आपने सीखा क्या, अब इसको पहले समझ लो ताकि डेरिवेशन का जिंदगी में कभी रट्टा ना मारना पड़े। सीखा क्या, पहली बात आपने ये सीखी, अगर आपके पास फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है उसका एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करेंगे आपको वर्क डन देगा। दूसरी चीज आपने सीखी, तरीका क्या होता है, अगर फोर्स वेरिएबल है तो आप डिस्टेंस के सेगमेंट्स बना लो, डिस्प्लेसमेंट को तोड़ दो, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर के स्लॉट्स बना लो। अजान हो जाए पे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं ताकि हम डेरिवेशन स्टार्ट करें। जो कंक्लूजन है ना वो क्या निकला, अगर आपके पास फोर्स वेरिएबल है यानी कि मुसलसल वेरी कर रही है तो आपका जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है और जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी ने जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करी है उसको छोटे 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 सेगमेंट्स में तोड़ देंगे। कितने छोटे सेगमेंट्स में, इतने छोटे सेगमेंट्स में कि उसके अंदर आपकी फोर्स कैसी रहे, कांस्टेंट रहे। फिर आप हर इंडिविजुअल सेगमेंट का वर्क डन कैलकुलेट करोगे और आखिर में जोड़ लोगे, जमा कर लोगे, नतीजे में आपको वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स मिल जाएगा। सही है भैया, समझ आ गई मल्टीपल एग्जांपल से ये बात। अब देखते हैं कि आप वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हो। इसी को फॉर्मल लैंग्वेज में लिखेंगे। सब चीजें आपके दिमाग के ढक्कन के अंदर आ गई हैं, अब उसको बस हमने देखना है। देखो समझो, समझो मेरा बच्चा, इसको भी हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, दोनों तरह से सुन लो। देखो पहले मान लो बच्चे, अगर आपके पास एक कोई ऑब्जेक्ट है जो यहां से इस किसी पॉइंट से, गौर से सुनना, ये वही बात जो अभी आपको पढ़ाई है ना उसी को समझा रहा हूं। मान लो बच्चे आपका कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहां से, ये उसका इनिशियल पॉइंट है, यहां से होता हुआ ये आ रहा है, यहां पे कोई फाइनल पॉइंट है। अब वो ये डिस्प्लेसमेंट कवर करता हुआ आ रहा है। आपने क्या किया, सबसे पहले तो आपने डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया। तोड़ दो भाई, एक हिस्सा आपका हो गया ये वाला, इसे आपने कहा मिसाल के तौर पे डेल्टा D1। डेल्टा D1 मतलब इस पूरी डिस्प्लेसमेंट का पहला छोटा सा टुकड़ा। डेल्टा मतलब छोटा सा, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट के लिए, 1 मतलब पहला, तो छोटा सा पहला टुकड़ा। इसको आपने कहा भाई साहब डेल्टा D2, इसे आपने कहा भाई साहब डेल्टा D3, डेल्टा D4, डेल्टा D5। करते करते आपने जो टोटल डिस्प्लेसमेंट था इसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में ब्रेक कर दिया। कर दिया। अब कितने छोटे सेगमेंट में किया, इतने छोटे सेगमेंट में कि उस सेगमेंट के अंदर फोर्स चेंज ना हो रही हो, उस सेगमेंट में फोर्स कैसी है, कांस्टेंट है। तो अब आपने बोला भाई इस सेगमेंट में जो फोर्स लग रही थी दैट इज F1 और यहां पे कुछ एंगल बन रहा है θ1, तो इस सेगमेंट का वर्क डन कैसे निकालोगे, W1 विल बी इक्वल टू F1 डेल्टा D1 cos θ1। समझना, F1 इस छोटे से सेगमेंट में लगने वाली फोर्स, जैसे अभी निकाला 0 से 1 तक में एक फोर्स एवरेज करके निकाल ली थी,
ठीक है, ऐसे ही करते 1 से 2 तक में एक फोर्स निकाल ली थी, 2 से 3 तक में एक फोर्स निकाल ली, 3 से 4 तक में एक फोर्स निकाल ली। तो यार ये पहले सेगमेंट का आ गया θ1 यहां का एंगल, ये आ गया मेरा बेटा F2 जो इस सेगमेंट में लगने वाली फोर्स, F3 जो इस सेगमेंट की, F4 F5 करते 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 आपने क्या किया, सारे वर्क डन कैलकुलेट कर लिए। आखिर में टोटल वर्क डन कैसा आएगा, बाय द वेरिएबल फोर्स। आप इन सब को ऐड कर लोगे तो वर्क डन आ जाएगा। मसला हल। आसान था, मुश्किल तो नहीं था। अब ग्राफ वाला भी तरीका देख लें इसका। सर ग्राफ वाला तरीका तो बहुत मुश्किल है, वो हमें बिल्कुल नहीं आता। कोई मसला नहीं, अभी सीख लेंगे। इतनी सारी एग्जांपल पहले करी इसलिए थी कि वो मुश्किल रहे ना। देखो भैया, मान लो हमारे पास ये है एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। हमें ये बात पता है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंदर जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो क्या बता रहा होता है, वो बता रहा होता है वर्क डन। पता है ना, ये बात पता है। अच्छा जनाब, अब इसके अंदर आपके पास सूरत हाल ये है। अच्छा, इसके अंदर भी जाने से पहले बल्कि इसको यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हाँ यूं सही है। फिर इस पे आते हैं, पहले जरा इस पे आ जाओ बच्चे। इसके अंदर देखना, जरा समझना, मैं आपको एक कुछ करके दिखा रहा हूं, आपने ना एनालाइज करना है कि इसमें जो है ना वो ये दो अलग अलग चीजें, ठीक है, ये दो अलग ग्राफ है। इसी जैसे ग्राफ दो बार बना दिए। इसमें मैं रेक्टेंगल बना रहा हूं थोड़े बड़े साइज के, देखना समझना, कोशिश कर रहा हूं मैं ये सारे एक बराबर साइज के हों। इसमें रेक्टेंगल बना रहा हूं मैं थोड़े से छोटे साइज के। अरे भैया इतनी खामोशी क्यों हो गई? सर आप ही तो बोल रहे थे, अब आप ही चुप हो गए हैं, तो अब कोई बोल ही नहीं रहा तो खामोशी तो होगी ना सर। बेसिक फिनोमेना है ये तो फिज़िक्स का, इतना भी नहीं पता आपको। खूबसूरत बन गया यार माशाल्लाह से। अब आपसे मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा, इसका कोई फिजिक्स से ताल्लुक ही नहीं है, बस इसका ताल्लुक है कि आपको सही दिखाई दे रहा है या नहीं, ठीक है। बड़े रेक्टेंगल जब मैंने ड्रॉ किया तो इस केस में जो मेरी शेप है वो बिल्कुल सही फिट हुई है या छोटे के केस में फिट हुई है? क्वेश्चन, बड़ा रेक्टेंगल जब मैंने लगाया, बड़े रेक्टेंगल को जब मैंने एनालाइज किया तो मेरी शेप सही बैठी है या छोटे के अंदर किया तो सही बैठी है? आप बोलोगे सर छोटे छोटे रेक्टेंगल जब आपने लगाए ना तो आपकी शेप क्या हुई है, सही बैठी है। बड़े रेक्टेंगल में ना सर मसला ये था, ये चूंकि बड़ा हो गया ना तो अब इसमें ये वाला शेप ऐसा हो गया, ये थोड़ा हो गया तो इसमें ये ऐसे निकल गया। छोटे छोटे ना हर जगह कवर कर लिया। इसमें एरर आ रहा है कि कहीं कहीं ऐसी जगह है जहां शेप सही नहीं बैठी, लेकिन जितना छोटा होगा ना रेक्टेंगल की विड्थ जितनी कम होगी उतना आपका शेप सही मिमिक हो जाएगी। समझ आ गई? चलो आ जाओ वापस, उसको बाहर में डालो, वैसे ही था एक चीज, ठीक है। अच्छा भाई, हमारे पास एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। अब उसके अंदर ये भाई साहब हमारा कोई इनिशियल पॉइंट है, ये है हमारा कोई इनिशियल पॉइंट xi, और ये है जनाब हमारा कोई फाइनल पॉइंट xf। इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, di df भी कह सकते हो, xi xf भी कह सकते हो, si sf भी कह सकते हो, जो दिल करे कह दो। कहानी क्या है? कहता है भाई ये जो फोर्स है इसने एक्ट किया किसी बॉडी के ऊपर एक डायरेक्शन के अंदर और बॉडी भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आपने बताना है एरिया अंडर द कर्व। अब एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए वर्क डन होता है, आपने बताना है वर्क डन। अब वर्क डन एरिया अंडर द कर्व से आता है, हमें यह बात पता है, और हमें यह बात भी पता है कि अगर हम ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है मेरे बच्चे xi से लेकर xf तक, मैं कह सकता हूं ना ये मेरे पास है टोटल डिस्प्लेसमेंट जो मेरे ऑब्जेक्ट ने कवर करी। अगर मैं इसको छोटे 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 सेगमेंट्स में तोड़ दूं, कितने छोटे सेगमेंट्स में? इतने छोटे सेगमेंट्स में कि जो एरिया अंडर द कर्व है या जो फोर्स है उसमें वो कांस्टेंट रहे, तो वर्क डन आ जाएगा। भाई अभी तो देखा था, अगर मैं डिस्टेंस के छोटे छोटे सेगमेंट्स बना लूंगा, इतने छोटे सेगमेंट कि उसमें फोर्स चेंज नहीं हो रही, तो वर्क डन आ जाएगा F इंटू एस इंटू कॉस थीटा से। तो मैं यही काम कर रहा हूं। मैंने कहा भाई पहला छोटा सा सेगमेंट ये रहा, इसमें फोर्स की ये वैल्यू कांस्टेंट है। फिर मैंने कहा अगला छोटा सा सेगमेंट ये रहा, इसमें फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है। फिर मैंने कहा अगला छोटा सा सेगमेंट ये रहा,
इसमें ये फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, फिर मैंने कहा अगला छोटा सा ये रहा, इसमें फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, फिर मैंने कहा अगला। अब देखो ओवरऑल देखो तो फोर्स बढ़ती जा रही है, लेकिन हर छोटे छोटे सेगमेंट में फोर्स क्या है, कांस्टेंट है भैया, ठीक है। फिर मैंने कहा अगला ये रहा, फिर मैंने कहा उससे अगला ये रहा भाईजान, फिर मैंने कहा उससे अगला थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ये रहा भाईजान, फिर मैंने कहा उससे अगला ये रहा भाईजान, फिर मैंने कहा उससे अगला ये रहा भाईजान। आपने क्या किया, आपने काम वही किया, आपने छोटे छोटे पतले पतले रेक्टेंगल बना दिए उठा के। अब हो क्या रहा है, आपने ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स तोड़े, इस सेगमेंट के अंदर आपका जो फोर्स का वैल्यू है वो कैसा है भाई, ओवरऑल चेंज हो रहा है, एग्रीड, लेकिन विद इन दिस सेगमेंट फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है। इस सेगमेंट में इसका फोर्स कैसा है, कांस्टेंट, इस सेगमेंट में इसका फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है। हर सेगमेंट में उसका खुद का फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, हर सेगमेंट का वर्क डन निकालेंगे। अगर मुझे W1 निकालना है, W1 क्या हो जाएगा, F1, क्या फॉर्मूला होता है, F1 डॉट डेल्टा x1, इसी को देखोगे बास जगह पे ऐसे लिखा मिलेगा, fx1 डॉट डेल्टा d1। भाई क्या फर्क पड़ता है, fx1, fx क्या बता रहा है, आपको समझ आ जानी चाहिए बात। fx ये बता रहा है फोर्स इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, फोर्स पोजीशन के लिहाज से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर फोर्स टाइम का फंक्शन होता तो यहां आ रहा होता f ऑफ t, बन गया ये, किसी तरह पढ़ लो, मैं ऐसे लेके चल रहा हूं। अगर ओपन करेंगे fx1 डेल्टा x1 cos थीटा 1, समझना fx1 पहले सेगमेंट की कांस्टेंट फोर्स, डेल्टा x1 जो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट था उसका पहला छोटा सा टुकड़ा, cos थीटा 1 इस पहले छोटी सी टुकड़े की डिस्प्लेसमेंट और पहले छोटे से टुकड़े की फोर्स के दरमियान का एंगल। समझ आता है। बाज दफा ऐसा भी होता है कि आप इसको इतने छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हो कि जो cos थीटा 1 होता है इसको आप 1 ले लेते हो। क्यों, आप कहते हो आपने इतने छोटे एलिमेंट्स में तोड़ दिया कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल। आपने इतने छोटे एलिमेंट्स में तोड़ दिया कि वहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, पैरेलल है। लेकिन ये जनरलाइज एक्सप्रेशन है, समझ आ गई। आगे चलो भाई, W2 यानी कि दूसरे सेगमेंट का एरिया अंडर द कर्व या दूसरे सेगमेंट का वर्क डन कैसे आएगा भाई, fx2 डॉट डेल्टा x2, ये क्या है, दूसरे सेगमेंट की कांस्टेंट फोर्स, ये क्या है, दूसरे सेगमेंट का लेंथ एलिमेंट या दूसरे सेगमेंट का हिस्सा। ओपन कर देंगे तो क्या बनेगा, fx2 डेल्टा x2 cos थीटा 2, दूसरे सेगमेंट की फोर्स और दूसरे सेगमेंट के लेंथ एलिमेंट के दरमियान में बनने वाला एंगल। सर लेंथ एलिमेंट क्या बोल रहे हैं, दूसरे सेगमेंट का जो हिस्सा है, जो टुकड़ा है, उसकी छोटी सी डिस्प्लेसमेंट को लेंथ एलिमेंट कहते हैं हम, ठीक है। फिजिक्स मुश्किल नहीं है, बस बुजुर्गाने फिजिक्स में अजीब अजीब नाम देके उसे मुश्किल बनाया हुआ है। ऐसे करते 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 जाएंगे तो भाई साहब WN मतलब n एलिमेंट्स में तोड़ दिया था मान लो इसको, तो क्या बनेगा, fxn डॉट डेल्टा xn डॉट प्रोडक्ट आ गया, खोलेंगे तो क्या बनेगा, fxn मल्टीप्लाई बाय डेल्टा xn cos थीटा n बन गया। अब सबको जमा करेंगे, जब सबकी लेफ्ट हैंड साइड को जमा करेंगे तो W1 प्लस W2 प्लस होते होते WN तक, तो क्या मैं कह सकता हूं टोटल वर्क डन, हाँ या ना, टोटल वर्क डन को हम W भी कहते हैं। अब जब इन साइड्स को जमा करूंगा, देखना जरा, इन साइड को जमा करूंगा तो ये इस तरह बनेगा, fx1 डेल्टा x1 cos थीटा 1 प्लस fx2 डेल्टा x2 cos थीटा 2 होते होते fxn डेल्टा xn cos थीटा n। भाई दिख रहा है ना पीछे से, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, दिख रहा है, बेहतरीन है। ऐसे ही हो रहा है। अगर ये सब जमा ही तो हो रहे हैं, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, W इक्वल सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है समेशन, सम ऑफ, सबको सम कर दिया उठा के, I इक्वल्स 1 to n, यह आ गया fxi डेल्टा एक्स आई कॉस थीटा आई। सर ये क्या किया, अरे मेरे बच्चे देखो, जब ये पहले लेंथ एलिमेंट के लिए बात चल रही थी, पहले टुकड़े के लिए बात चल रही थी, तो यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1। जब दूसरे टुकड़े पर बात आई तो यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2। जब nth टुकड़े पे बात आई तो यहां भी n, यहां भी n, यहां। यानी कि आपने कहां से कहां तक जाना है, आपने 1 से लेके n तक जाना है। तो हमने बोला भाई स्टार्ट करना i इक्वल्स 1 से, कहां तक जाना, n पे जाना। जब i 1 होगा तो fx1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x1 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा 1, फिर प्लस लगेगा, फिर अगला क्या होगा, i इक्वल टू fx2 डेल्टा x2 cos थीटा 2, फिर अगला fx3 डेल्टा x3 cos थीटा 3। कब तक, fxn डेल्टा xn cos थीटा n तक जाएगा। हो गया भाई ये। इसी को बाज हमारे जो लोग हैं, बुजुर्गाने फिजिक्स हैं, वो ऐसे भी लिखते हैं, i इक्वल्स 1 to n, और ये बन जाएगा fxi
डॉट डेल्टा एक्स आई। बन गया भाईजान, ये हो गया, ये खत्म, मसला हल। ठीक है, अब यहां पे सर आपने ये बात बताई थी ना, ये हमें समझ आ गया था, इसको यहां भी बता दें। मैंने बताया था बच्चे देखो, अब समझना जरा, इसको मैं इससे रिलेट करने लगा हूं, फिर आखिर में एक कॉन्सेप्चुअल बात आएगी और तगड़ी किस्म की। आपके पास ये आप ये बेसिकली आपने किसके टुकड़े करे हुए, अब तो समझ गए होगे ना, ये किसके टुकड़े करे हुए, डिस्प्लेसमेंट के। अगर आप डिस्प्लेसमेंट के मोटे मोटे टुकड़े करोगे, बड़े बड़े टुकड़े करोगे, तो उसमें एरर बढ़ जाएगा। क्यों भाई, बड़ा टुकड़ा करोगे तो उसमें फोर्स को कांस्टेंट लेना इतना मुश्किल होता जाएगा। भाई इसमें अब फोर्स को मैं कांस्टेंट क्या लूं, अगर मैं ये कांस्टेंट लेता हूं तो देखो यहां वाली फोर्स इससे वेरी कर रही है, यहां वाली भी वेरी कर रही है। तो इस फायदा कब होता है, जब आप बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े लेते हो। देखो यहां बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े लिए, छोटे छोटे टुकड़े लिए, तो फोर्स जो एवरेज आता है वो बिल्कुल सही आता है। तो आप डिस्टेंस के जितने छोटे एलिमेंट्स लोगे, डिस्टेंस के जितने छोटे एलिमेंट्स लोगे, आपका वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स उतना परफेक्ट आएगा। इसलिए किताब में इसके छोटे छोटी रेक्टेंगल स्ट्रिप्स बना के दी हुई होती हैं। और छोटे कर दोगे, अगर मैं इसको और छोटा कर दूंगा, और से देखना, अगर इसको और छोटा कर दूंगा मैं, तो ये और बिल्कुल बारीक बारीक स्ट्रिप बन जाएंगी, ऐसी ऐसी। अगर और छोटा कर दूंगा तो ये एक तरह से बिल्कुल बिल्कुल इतनी मर्ज हो जाएंगी कि आपको नजर ही नहीं आ रही होंगी। पॉइंट समझ आ रहा है? यही फर्क होता है जब आप मैथ्स के अंदर सिग्मा से निकल के चले जाते हो इंटीग्रेशन में। जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे ना, तो इंटीग्रेशन यही चीज है, एग्जैक्ट यही चीज है। अभी जब आप लेंथ एलिमेंट ले रहे हो ना, ये अभी भी बहुत बड़े लेंथ एलिमेंट है, अगर आप इसको बहुत छोटा कर दोगे, इतना छोटा कि आपको डिमार्केशन ही नजर आना बंद हो जाए नेकेड आई से, तो आपको सिग्मा के बजाय इंटीग्रल का साइन यूज करना पड़ता है। और इंटीग्रल वो तीसरा मेथड है जिससे आप वर्क डन निकाल सकते हो, इसी का एडवांस वर्जन है। ठीक है, तो हमारे कोर्स में नहीं है इसलिए नहीं बता रहा, वरना हम मैकेनिक्स के अंदर इसको पढ़ाते हैं, जब ए लेवल्स की मैकेनिक्स पढ़ाते हैं तो ये इंटीग्रेशन से आता है। समझ आ गई भैया? यहां पे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। डेरिवेशन हमने देख ली। तो अगर मैं अभी तक की कहानी को समराइज कर दूं, तो वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, एरिया अंडर एफएक्स ग्राफ। हमने कहा भाई डिस्प्लेसमेंट जो है उसके अंदर फोर्स वेरी कर रहा है, आपने डिस्प्लेसमेंट के छोटे 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 सेगमेंट्स कर दिए। इतने छोटे सेगमेंट के उस एक सेगमेंट में फोर्स कैसी है, कांस्टेंट। फिर आपने हर सेगमेंट का अपना वर्क डन निकाला, एंड एट द एंड ऑफ डे आपने टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर लिया बाय एडिंग द इंडिविजुअल वर्क डन। समझ आ गई बात की? क्लियर हो गया? ठीक है, देख लेते हैं इससे रिलेटेड हमारे पास कोई और चीज बाकी है या नहीं, देन वी आर डन। यहां पे मेरा बेटा हमारे पास वर्क डन का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता है। अब अगले लेक्चर के अंदर हमने हमारा जो कंजर्वेटिव फील्ड का कॉन्सेप्ट है उसे स्टार्ट करना है कि वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, और उसकी डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, आपने मुझे बताना है कि आपको सब चीज अच्छे से समझ में आई या नहीं आई।